नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस डिवाइस पर आप ये सब देख रहे हैं उसकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? आज हम उसी कहानी के एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हजारों साल पहले के एक मामूली से गिनती के टूल से शुरू होकर सीधा हमारी जेब में रखे सुपर कंप्यूटर तक पहुंचता है। तो चलिए कंप्यूटर के इस कमाल के इतिहास को परत दर परत खोलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। स्क्रीन पर दिख रही इस खिलौने जैसी चीज और एक मॉडर्न स्मार्टफोन में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। इसका जवाब हमारी कहानी की एकदम शुरुआत में ही छिपा हुआ है। ये है अबैकस। हम इसे दुनिया का पहला यानी ओजी कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। और इसका आविष्कार हुआ था लगभग 3000 साल पहले। जी हाँ, कैलकुलेशन का आइडिया इतना इतना ज्यादा पुराना है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर का मतलब बिजली या बाइट्स नहीं होता था, बल्कि दिमाग और हाथों का कमाल होता था। ये है बाइट्स से भी पहले का युग। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अबेकस का आइडिया आया 3000 ईसा पूर्व में, लेकिन एक ऐसी मशीन बनाने में जो खुद कैलकुलेशन कर सके, यानी पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, उसमें 1642 तक का इंतजार करना पड़ा। मतलब हजारों साल का सफर। तब इनोवेशन की रफ्तार आज के मुकाबले बहुत बहुत धीमी थी। तो अब हम एंटर कर रहे हैं उस दौर में जहां गियर्स, पहियों और कुछ जीनियस दिमागों ने मिलकर कैलकुलेशन की दुनिया में एक क्रांति ला दी। ये मैकेनिकल यानी यांत्रिक युग था। और इस क्रांति का पहला बड़ा नाम था ब्लेज पास्कल। उन्होंने ये मशीन बनाई जिसे कहते हैं पास्कलाइन। कहते हैं कि उन्होंने इसे अपने पिता की मदद के लिए बनाया था, जो एक टैक्स कलेक्टर थे और हिसाब किताब में बहुत उलझे रहते थे। ये पहला कामयाब मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है। तो सवाल ये है कि पास्कलाइन काम कैसे करता था? असल में ये एक शुरुआती कैलकुलेटर था जो आपस में जुड़े हुए पहियों, गियर्स और सिलेंडरों का इस्तेमाल करके जोड़ और घटाव करता था। अपने जमाने के हिसाब से एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन। लेकिन कहानी यहां रुकी नहीं। कुछ सालों बाद गॉटफ्रीड लाइबनिज नाम के एक और जीनियस ने पास्कल के डिजाइन को और भी बेहतर बना दिया। उनकी मशीन अब सिर्फ जोड़ घटाव नहीं, बल्कि गुणा और भाग भी कर सकती थी। टेक्नोलॉजी हमेशा ऐसे ही तो आगे बढ़ती है। एक आइडिया दूसरे को जन्म देता है। अब हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें एक बहुत ही बड़ा टाइटल दिया गया है, कंप्यूटर का जनक। ये हैं चार्ल्स बैबेज और ये है उनका शानदार आइडिया, डिफरेंस इंजन। ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं था, ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे मैथमेटिकल टेबल्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सोच अपने समय से बहुत बहुत आगे की थी। और फिर 1833 में वो एक और भी जबरदस्त आइडिया लेकर आए, एनालिटिकल इंजन। ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं था, ये दुनिया के पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट था। एक ऐसी मशीन जो कुछ भी कैलकुलेट कर सकती थी। भले ही ये उनके जीते जी कभी बन नहीं पाया, पर इसी एक विचार ने आज के हर कंप्यूटर की नींव रखी थी। तो अब गियर्स और पहियों की दुनिया से निकलकर बिजली और सर्किट्स की दुनिया में कदम रखने का वक्त आ गया है। कंप्यूटर के विकास के इस इलेक्ट्रॉनिक दौर को हम 5 पीढ़ियों या कह सकते हैं 5 बड़े टेक्नोलॉजिकल लेवल अप में बांट सकते हैं। ये टेबल एक तरह से हमारा रोड मैप है। हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने छलांग लगाई। पहले भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स, फिर छोटे से ट्रांजिस्टर, उसके बाद आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर और आखिरकार आज के एआई के दौर तक। चलिए पहली पीढ़ी से शुरू करते हैं। इनकी जान हुआ करती थी वैक्यूम ट्यूब्स। ये कंप्यूटर इतने बड़े थे कि इन्हें रखने के लिए पूरे पूरे कमरे लग जाते थे और गर्मी इतनी पैदा करते थे कि पूछिए मत। इनियाक और यूनिवैक इसी जमाने के मशहूर कंप्यूटर थे। और फिर आया ट्रांजिस्टर और इसने तो सारा खेल ही बदल दिया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर एक पूरे कमरे से सिमटकर एक अलमारी जितने हो गए। वो पहले से कहीं ज्यादा तेज थे, सस्ते थे और बिजली भी बहुत कम खाते थे। ये एक असली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था। इसके बाद आई तीसरी पीढ़ी और इसका हीरो था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। अब कई सारे ट्रांजिस्टरों को एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेट कर दिया गया। नतीजा, कंप्यूटर और भी छोटे और भी तेज और पहले से कई ज्यादा भरोसेमंद हो गए। अब हम चौथी पीढ़ी में आ गए हैं। ये वो पीढ़ी है जिसने कंप्यूटिंग की ताकत को बड़े बड़े कमरों से निकालकर आम लोगों की मेज़ों और फिर हमारी जेबों तक पहुंचाने का रास्ता खोला। ये थी माइक्रो प्रोसेसर क्रांति। चौथी पीढ़ी की पहचान थी VLSI टेक्नोलॉजी
यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अब एक ही चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर को एक साथ पैक किया जा सकता था। कितने ज्यादा? हजारों नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों ट्रांजिस्टर्स, वो भी एक नाखून जितनी छोटी सी चिप पर। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी के साइज में कितना बड़ा बदलाव था। और इसी एक छोटी सी चिप ने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्रांति को जन्म दिया। इतिहास में पहली बार कंप्यूटर इतने छोटे और इतने सस्ते हुए कि वो हमारे घरों और ऑफिस की मेज़ों पर अपनी जगह बना सकें। और अब हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में, 5वीं पीढ़ी में। ये वो पीढ़ी है जिसका भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लिख रहा है। आज के हमारे सारे स्मार्ट डिवाइस 5वीं पीढ़ी का ही हिस्सा हैं। इनका फोकस एआई और मशीन लर्निंग पर है। ये सिर्फ हमारी कमांड फॉलो नहीं करते, बल्कि डेटा से सीखते हैं, पैटर्न समझते हैं और हमसे बात भी करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हमारे कंप्यूटर अब सिर्फ गणना नहीं करते, वे सोच भी रहे हैं। तो इस सफर ने कंप्यूटिंग की शक्ति को एक पूरे कमरे से निकालकर हमारी जेब में डाल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस कमाल की शक्ति से आगे क्या बनाया जाएगा? भविष्य की कहानी अब हम सब मिलकर लिखेंगे। तो आज हम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक जबरदस्त डीप डाइव करने वाले हैं। उस छोटी सी डिवाइस से जो हम सबकी जेब में है, वहां से लेकर उन विशाल मशीनों तक जो पूरे प्लैनेट का डेटा संभालती हैं। ये सफर है स्केल का, पावर का और जाहिर है टेक्नोलॉजी का। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सफर शुरू करने से पहले एक दिमाग हिला देने वाला सवाल। क्या ये बात सच है कि जिस फोन पर आप शायद ये सब देख रहे हैं, वो उन अपोलो मिशन के कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने इंसानों को चांद पर भेजा था? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और आज हम यही समझेंगे कि हम वहां से यहां तक पहुंचे कैसे। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। कंप्यूटर्स की अपनी एक सीक्रेट भाषा 0 और 1। फिर हम कंप्यूटर्स के 4 मेन लेवल्स को एक एक करके अनलॉक करेंगे, हमारे रोज की टेक्नोलॉजी से लेकर उन अदृश्य दिग्गजों तक जो दुनिया चला रहे हैं। और आखिर में हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करके देखेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, और आपके ज्ञान को एक छोटे से क्विज के साथ टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कंप्यूटर सोचते कैसे हैं? आखिर उनकी भाषा क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। उनकी पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ 2 नंबरों पर टिकी है, 0 और 1। देखिए, चीजों को प्रोसेस करने के 2 तरीके होते हैं। एक है एनालॉग, जो लगातार बदलती वैल्यूज पर चलता है, जैसे पुरानी सुई वाली घड़ी जिसमें सेकंड की सुई बिना रुके स्मूथली घूमती रहती है। और दूसरा है डिजिटल, जो फिक्स्ड वैल्यूज पर चलता है, खासतौर पर 0 और 1 पर, जैसे एक डिजिटल वॉच जो सीधे 10:01 से 10:02 दिखाती है, बीच का कुछ नहीं। अच्छा, इसे और आसान बना सकते हैं, जैसे घर का पंखे का रेगुलेटर जिससे हम स्पीड को धीरे धीरे कम या ज्यादा करते हैं, वो हो गया एनालॉग। और लाइट का स्विच जो या तो ऑन होता है या ऑफ, वो हुआ डिजिटल। अरे वाह, एग्जैक्टली, क्या बेहतरीन एग्जाम्पल है। डिजिटल का मतलब ही यही है, हाँ या ना, ऑन या ऑफ, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं, या तो 1 या 0। और बस इसी से बनती है एक डिजिटल कंप्यूटर की परिभाषा। ये एक ऐसी मशीन है जो बाइनरी सिस्टम पर काम करती है। बाइनरी मतलब 2। ये सारी की सारी जानकारी को, हर एक कमांड को सिर्फ 2 डिजिट्स में प्रोसेस करती है, 0 और 1। मतलब कंप्यूटर को A, B, C, D या हमारी फोटोज या गाने कुछ समझ नहीं आता। उसके लिए हर चीज 0101010110 जैसा एक कोड है। ये तो कमाल है। मतलब जो भी हम टाइप करते हैं, हर इमेज, हर वीडियो, सब कुछ अंदर जाके 0 और 1 के खेल में बदल जाता है। तो अब जब हम उनकी सीक्रेट भाषा जान गए हैं, तो चलिए अलग अलग साइज और पावर वाले कंप्यूटर से मिलते हैं। अब शुरू होता है साइज का खेल। और ये सिर्फ साइज का नहीं, बल्कि पावर और मकसद का भी खेल है। और ये हैं इस खेल के 4 खिलाड़ी: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे ऊपर सुपर कंप्यूटर। अरे एक मिनट, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर तो सुना है, ये मिनी कंप्यूटर क्या चीज़ है? ये लिस्ट में तो है, पर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। सही पकड़ा, मिनी कंप्यूटर्स एक ब्रिज की तरह थे, माइक्रो से ज़्यादा पावरफुल लेकिन मेन फ्रेम से छोटे और सस्ते। इन्हें 1960s से 80s में मीडियम साइज की कंपनियां अपने खास कामों के लिए इस्तेमाल करती थीं, जैसे अकाउंटिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
आज के दौर में इनका काम काफी हद तक पावरफुल सर्वर्स और वर्कस्टेशंस ने ले लिया है, इसलिए ये शब्द अब कम सुनाई देता है। तो चलिए लेवल 1 से शुरू करते हैं। वो कंप्यूटर जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी। तो माइक्रो कंप्यूटर को ही हम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये छोटा होता है, आमतौर पर सस्ता होता है और एक अकेले यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, तो मतलब मेरा गेमिंग पीसी, मेरा लैपटॉप और मेरा टैबलेट भी, ये सब के सब माइक्रो कंप्यूटर्स ही हैं? बिल्कुल, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। उन सब के दिल में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है। और जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। यहाँ एक स्टैंडर्ड पीसी के सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये देखिए, मॉनिटर स्क्रीन है, ये नीचे जो बड़ा सा बॉक्स है वो सिस्टम यूनिट या सीपीयू है, और हाँ, कीबोर्ड और माउस तो है ही। हाँ, ये सब तो हम रोज ही देखते हैं। इनके बिना तो काम या पढ़ाई कुछ भी सोचना मुश्किल है। ये हमारी डिजिटल लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सही में। बिल्कुल सही। और इसके सबसे आम उदाहरण हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और हाँ, सबसे जरूरी हमारे स्मार्टफोन्स। ये छोटी सी डिवाइस असल में बहुत पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो हमारी जेब में फिट हो जाती हैं। तो ये थे माइक्रो कंप्यूटर्स, हमारे पर्सनल पावर हाउस। अब चलते हैं उस दुनिया में जो हमें दिखती तो नहीं पर सब कुछ चलाती वही है। अगला लेवल, मेन फ्रेम्स, यानी कि द अनसीन जायंट्स। एक मेनफ्रेम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर होता है जो एक ही वक्त पर हजारों यूजर्स की रिक्वेस्ट्स को हैंडल कर सकता है। इसका मुख्य काम है बड़े पैमाने पर होने वाले लेनदेन को प्रोसेस करना। एक मिनट, हजारों यूजर्स एक साथ? तो ये मतलब बड़ी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सुपर रिलायबल सर्वर हुआ? सर्वर कह सकते हो, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। देखो, एक नॉर्मल सर्वर क्रैश हो सकता है, पर मेन फ्रेम्स को भरोसे और सुरक्षा के लिए ही डिजाइन किया जाता है। इनका फोकस स्पीड से ज्यादा इस बात पर होता है कि ये बिना रुके, बिना कोई गलती किए सालों तक चलते रहें और लाखों ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करें। और आप इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं बिना ये जाने। बैंकों में जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जब आप टिकट बुक करते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस और सरकारी विभाग, ये सब अपने सबसे जरूरी ऑपरेशंस के लिए मेन फ्रेम्स पर ही निर्भर करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई यूपीआई पेमेंट करें तो याद रखिएगा कि पर्दे के पीछे एक मेन फ्रेम काम कर रहा है। और अब आते हैं इस खेल के फाइनल बॉस पर, कंप्यूटिंग पावर का शिखर, धरती पर मौजूद सबसे तेज कंप्यूटर्स। ये हैं सुपर कंप्यूटर्स। आइए मिलते हैं इन अल्टीमेट पावर हाउस से। एक सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल और सबसे तेज कंप्यूटर होता है। इसकी खासियत यह है कि ये भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करके बहुत ही जटिल कैलकुलेशंस कर सकता है। इनका काम वो समस्याएं सुलझाना है जो किसी और मशीन के बस की बात ही नहीं, जैसे मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाना, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिमुलेशंस चलाना या आने वाली सुनामी का पता लगाना। इनकी स्पीड को फ्लॉप्स में नापा जाता है। फ्लॉप्स, ये कैसा नाम है? थोड़ा अजीब नहीं है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। आसान भाषा में समझे तो ये बताता है कि ये कंप्यूटर एक सेकंड में दशमलव यानी डेसिमल पॉइंट वाले कितने कैलकुलेशंस कर सकता है। एक सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में इतने कैलकुलेशंस कर सकता है जितने करने में आपके लैपटॉप को शायद सदियां लग जाएंगी। हम यहाँ खरबों कैलकुलेशंस प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं। दुनिया में कुछ बहुत ही प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे क्रे, एनईसी, सीडीसी। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इस लिस्ट में भारत का अपना सुपर कंप्यूटर परम भी शामिल है, जिसे सीडैक ने डेवलप किया था। तो हमने कंप्यूटर के सारे लेवल्स देख लिए, माइक्रो से लेके सुपर तक। अब थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, देखते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ और फिर देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से सीखा। देखिए, हर कहानी के हीरो होते हैं। कंप्यूटिंग की दुनिया में चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। उन्होंने 1830 में ही एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दे दिया था, जो आज के कंप्यूटर्स का एक तरह से ब्लूप्रिंट था। बस उस वक्त की टेक्नोलॉजी उसे बनाने के लिए तैयार नहीं थी। वाह, मतलब कॉन्सेप्ट इतना पुराना है। और फिर 1943 में आईबीएम ने मार्क आई बनाया, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये मॉडर्न कंप्यूटिंग की तरफ एक असली ठोस कदम था। चलिए, अब है क्विज टाइम। थोड़ा दिमाग की कसरत करते हैं। पहला सवाल, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। ये तो आसान है,
फिल इन द ब्लैंक, जल्दी सोचिए। सवाल नंबर 2, एक डिजिटल कंप्यूटर डैश सिस्टम पर काम करता है जिसमें 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। हमने इस पर बात की थी, याद है वो एनालॉग एंड डिजिटल का फर्क। और आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? ऑप्शन ए ENIAC या ऑप्शन बी IBM स्टार। थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश कीजिए। और हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हमने बड़े बड़े कंप्यूटर्स की बात की, लेकिन वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने कंप्यूटर्स को इतना छोटा और इतना पावरफुल बना दिया कि वो हमारी जेब में आ गए? हिंट देता हूं, इसका जवाब VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में छिपा है। जरा रिसर्च करिए कि ये क्या है और इसने कैसे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और पूरी डिजिटल दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो टेक्नोलॉजी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग और आने वाले क्वांटम कंप्यूटिंग का रास्ता तैयार कर रही है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचो। स्कूल का प्रोजेक्ट मिला है और एक लिस्ट बना रहे हो। मान लो कुछ कैरेक्टर्स हैं और उनकी पावर्स की लिस्ट। तुम सब कुछ अलाइन करने के लिए स्पेस बार, स्पेस 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 दबाए जा रहे हो, पर आखिर में देखो तो सब गड़बड़ी दिखता है। अरे ये तो एकदम बेकार लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वही फीलिंग। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। तो सुनो, आज हम उस एक प्रो टूल को अनलॉक करने वाले हैं जो इस पूरी प्रॉब्लम को चुटकियों में फिक्स कर देगा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को एकदम क्लीन बना देगा। तो स्पेस बार को भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं टेबल्स की। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये है वो एकदम वाला केओस जिसकी मैं बात कर रहा था। एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ कुछ नंबर्स हैं, और तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, स्पेस बार से ये कभी भी परफेक्ट लाइन में नहीं आते। सच में, ये तो ऐसा है जैसे अपने दोस्तों को एक ग्रुप फोटो के लिए सीधी लाइन में खड़ा करने की कोशिश करना। हो ही नहीं पाता। तुम्हें लगता है कि सब परफेक्ट है, तुम प्रिंट करते हो और फिर सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ही बुरा लगता है। तो इस पूरी गड़बड़ का कोई चीट कोड है? हाँ, बिल्कुल है, और वो है टेबल्स। इसे एक पावर अप की तरह समझो जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट को एक झटके में मेसी से प्रो लेवल पर ले जाता है। मतलब ये चीजों को ऑर्गेनाइज करने का एक सीक्रेट वेपन है। बिल्कुल। चलो इस वेपन के बारे में थोड़ा और जानते हैं, इसकी एनाटॉमी समझते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। एक टेबल बस एक ग्रिड है, जैसे कोई चेस बोर्ड होता है या किसी वीडियो गेम की इन्वेंट्री स्क्रीन। इसका डिजाइन सिर्फ एक ही काम के लिए बना है, तुम्हारी सारी बिखरी हुई इंफॉर्मेशन को लेना और उसे एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लॉक कर देना। अच्छा, तो ये केओस से ऑर्डर बनाता है। समझ आ गया? हर टेबल चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, बस 3 बेसिक पार्ट से बनती है। सबसे पहले हमारे पास हैं कॉलम्स, जो वर्टिकल होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे। अच्छा, जैसे बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं। बिल्कुल सही, परफेक्ट एनालॉजी है। फिर आती हैं रोज, जो लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टली जाती हैं। और वो छोटा सा बॉक्स जहां ये दोनों क्रॉस करते हैं, हाँ, वही तो सबसे जरूरी हिस्सा है। उसे कहते हैं एक सेल। तुम्हारा सारा असली डेटा असल में वहीं पर होता है। जैसा तुमने कहा, कॉलम्स को एक बिल्डिंग के पिलर्स की तरह सोचो जो उसे सपोर्ट करते हैं। वो वर्टिकल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और हर चीज को अपनी सही जगह पर रखते हैं। और रोज बहुत सिंपल है। एक मूवी थिएटर में सीट्स की रोज सोचो। वो हमेशा आगे बढ़ती हैं, एक लाइन में, लेफ्ट से राइट। और ये हमें लाता है सेल पर। सच कहूं तो यही असली हीरो है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तुम्हारे डेटा का हर छोटा हिस्सा, चाहे वो एक नाम हो, एक नंबर हो या कोई डेट, वो इन्हीं सेल्स के अंदर रहता है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई। अब असल में एक टेबल बनाकर देखते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये सुपर इजी है। मैं तुम्हें इसके मिशन स्टेप्स अभी दिखाता हूं। देखो, इस टूल को ढूंढना बहुत आसान है। बस ऊपर मेन्यू बार में जाओ, टेबल पर क्लिक करो, फिर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा उसमें से इंसर्ट टेबल सिलेक्ट करो। बूम! अरे रुको, इसका कोई शॉर्टकट है क्या? मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट जैसा कुछ? ऑफ कोर्स है। और यही तो है प्रो गेमर मूव। बस अपने कीबोर्ड पर Ctrl+F12 दबाओ। ये टेबल बनाने वाले मेन्यू तक पहुंचने का एक स्पीड रन जैसा है। जैसे ही तुम वो शॉर्टकट दबाओगे या मेन्यू से सेलेक्ट करोगे, ये बॉक्स पॉपअप होगा। ये है तुम्हारा कमांड सेंटर। इसे एक गेम की कैरेक्टर क्रिएशन स्क्रीन की तरह सोचो, जहां तुम बनने से पहले ही यह तय करते हो कि तुम्हारी टेबल कैसी दिखेगी और उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें सेट करनी है। अपनी टेबल को एक नाम दो, फिर 2 सबसे जरूरी नंबर्स तय करो। तुम्हें कितने कॉलम्स चाहिए यानी वर्टिकल सेक्शन, और कितनी रोज चाहिए यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये तुम्हारी टेबल का बेसिक ढांचा मतलब स्केलेटन तैयार कर देगा। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर लॉक हो गया तो अब आता है मजेदार पार्ट। इसे एक स्टाइल देना, एक वाइब देना। मतलब
कलर्स वगैरह बदलना। एग्जैक्टली। चलो इसके लुक को लेवल अप करते हैं। यहां देखो, स्टाइल सेक्शन में तुम्हारे पास बहुत सारे पहले से बने हुए डिजाइन्स हैं। एकेडमिक, बॉक्स लिस्ट ब्लू, एलिगेंट। प्रीव्यू विंडो में देखो, हर क्लिक पर एक बिल्कुल नया लुक आ रहा है। ये लिटरली अपने डेटा को एक नई स्किन देने जैसा है। वाह, ये तो बहुत कूल है। मतलब सब कुछ खुद से डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। और बस हो गया। हमने एक बिल्कुल बिखरे हुए डेटा से शुरुआत की थी और उसे एक साफ सुथरा प्रोफेशनल दिखने वाले मास्टरपीस में बदल दिया है। ये तो एक बोरिंग लिस्ट का बहुत ही सीरियस ग्लो अप है। बिल्कुल, यही है टेबल्स को मास्टर करने की पावर। ये तुम्हारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। स्कूल प्रोजेक्ट्स, ढेर सारी जानकारी और फिर सब कुछ बिखर जाता है। होता है ना ऐसा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। हम सब ने ये कभी न कभी महसूस किया है। अब जरा इस पर नजर डालिए। इसे कहते हैं डिजिटल केओस, मतलब पूरी तरह से फैला हुआ रायता। जानकारी तो सारी यहाँ है, लेकिन इसे समझना, अरे बाप रे, लगभग नामुमकिन है। बस यही वो मेस है जिसे हम आज ठीक करना सीखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी उलझी हुई जानकारी को कुछ काम का कैसे बनाया जाए। इसका एक बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त सॉल्यूशन है। और ये रहा वो सॉल्यूशन, एकदम साफ सुथरी, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड टेबल। सच कहूं तो ये डेटा को काबू में करने का सबसे बेहतरीन टूल है। देखिए, नाम, क्लास, शहर, सब कुछ अपनी अपनी सही जगह पर। तो चलो अब सीधे काम पर लगते हैं। इस पहले हिस्से में हम सीखेंगे कि अपनी पहली टेबल कैसे बनाई जाए। इसे एक तरह से डेटा टेमर बनने की ट्रेनिंग का लेवल 1 समझ सकते हैं। तो एक टेबल बनाने के ना 2 मेन तरीके होते हैं। एक है विजुअल तरीका, जो बिगिनर्स के लिए एकदम बढ़िया है, और दूसरा है कीबोर्ड शॉर्टकट, मतलब जो प्रो लेवल पर तेजी से काम करना चाहते हैं उनके लिए। जो स्टैंडर्ड तरीका है वो तो बहुत ही आसान है। बस टेबल वाले आइकन पर क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करके सिलेक्ट करना है कि कितनी रोज और कॉलम्स चाहिए। बस इतना ही। और अब बारी है प्रो गेमर मूव की। अगर काम को एकदम बिजली की रफ्तार से करना है तो कीबोर्ड पर बस कंट्रोल और F12 दबाना है। ये समझ लीजिए कि ये एक्सपर्ट्स का एक पावरफुल चीट कोड है। ठीक है, तो अब टेबल बनाना तो आ गया, तो चलिए अब इसके जरूरी हिस्सों को भी समझ लेते हैं। आखिर किसी भी चीज में माहिर होने के लिए उसके मैदान को जानना तो जरूरी है ना। कोई भी टेबल हो वो 3 मेन चीजों से बनती है, सेल, हेडिंग रो और फॉर्मूला बार। चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले है सेल। इसको ना टेबल का सबसे जरूरी हिस्सा, मतलब एक लेगो ब्रिक जैसा समझ सकते हैं। ये वही छोटा सा बॉक्स है जिसमें सारी जानकारी डाली जाती है, और ऐसे ही बहुत सारे सेल्स मिलकर एक पूरी टेबल तैयार करते हैं। फिर आती है हेडिंग रो। ये सबसे ऊपर वाली सबसे जरूरी रो होती है। ये एक तरह से टेबल के लिए एक मैप का काम करती है। यही हमें बताती है कि भाई किस कॉलम में क्या जानकारी है। इसके बिना तो डेटा फिर से बस नंबर्स और वर्ड्स का झुंड बन जाएगा। और आखिर में है फॉर्मूला बार। देखो, इसके सिंपल सी लुक पर मत जाना, ये असल में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये सिर्फ चुने हुए सेल का टेक्स्ट ही नहीं दिखाता, बल्कि यहीं पर असली जादू होता है। मतलब कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूले भी यहीं डाले जाते हैं। बहुत बढ़िया, तो अब बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं। अब टाइम है स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाने का। तो चलिए कुछ पावर अप्स अनलॉक करते हैं और टेबल्स को मॉडिफाई करना सीखते हैं। तो मिलिए टेबल टूल बार से। ये है पर्सनल कमांड सेंटर। यहाँ से टेबल का लुक और स्ट्रक्चर बदलने के लिए लगभग सब कुछ किया जा सकता है। इस टूल बार पर क्या क्या मिलेगा? रोज और कॉलम्स जोड़कर टेबल को बड़ा करने के ऑप्शन, टेक्स्ट को अलाइन करके ऑर्गेनाइज करने का तरीका, रंग बदलकर उसे अट्रैक्टिव बनाने के टूल्स, और बॉर्डर्स के साथ एक क्लियर स्ट्रक्चर देने के लिए भी सारे जरूरी टूल्स यही हैं। और इन सारे टूल्स में से एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, रोज और कॉलम्स को जोड़ना और हटाना। ये एक फंडामेंटल स्किल है। इससे किसी भी टेबल को किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ढाला जा सकता है। ओके, तो अब बारी है बॉस लेवल की। यहाँ हम टेबल्स में महारत हासिल करने की आखिरी टेक्निक्स देखेंगे, और ये सब कुछ है प्रिसिजन और कंट्रोल के बारे में। एडवांस्ड मूव्स के लिए ना सबसे पहले सिलेक्शन में माहिर होना पड़ेगा। सेलेक्ट मेन्यू टेबल के खास हिस्सों को एकदम सर्जिकल प्रिसिजन के साथ टारगेट करने की पावर देता है। एक सिंगल सेल से लेकर पूरी की पूरी रो, पूरा कॉलम या फिर पूरी टेबल तक को चुना जा सकता है। और ये जानना कि कब किसे यूज करना है,
बस यही बात एक कुशल और पावरफुल यूजर बनाती है। और अब दी अल्टीमेट मूव, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे तेज तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये एक प्रो लेवल स्किल है जो बहुत सारा टाइम बचाती है। चलिए इस प्रोसेस को एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना है, फिर क्लिक करके होल्ड करना है तब तक जब तक कर्सर का शेप बदल ना जाए। अब इसे नई जगह पर ड्रैग करना है और बस माउस बटन छोड़ देना है। हो गया, देखा कितना आसान है। बहुत अच्छा, अब ये देखने का टाइम है कि कितना कुछ सीखा। तो एक छोटे से मजेदार क्विज की बारी है। तो पहला सवाल, सेलों के हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स को क्या कहते हैं? रो, कॉलम या सेल? सोचिए सोचिए, और सही जवाब है रो। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सा पावरफुल कीबोर्ड शॉर्टकट है जिससे तुरंत एक टेबल बन जाती है, जिसके बारे में हमने बात की थी, जो एक प्रो वाली फील देता है? हाँ बिल्कुल सही, वो है कंट्रोल प्लस F12। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने डेटा पर महारत हासिल करते रहिए। तो कभी सोचा है कि कुछ प्रेजेंटेशंस इतनी बोरिंग क्यों होती हैं और कुछ एकदम माइंड ब्लोइंग? बिल्कुल, मतलब कुछ को देखकर तो बस सोने का मन करता है और कुछ में ऑडियंस लिटरली हुक्ड रहती है। आखिर सीक्रेट क्या है? एग्जैक्टली, आज हम वही सारे सीक्रेट्स अनलॉक करने वाले हैं। हम जीरो से एब्सोल्यूट हीरो तक जाएंगे। तो लेवल अप के लिए तैयार हैं? अरे यार, ये देखो, वही क्लासिक वॉल ऑफ टेक्स्ट। इसको देखकर ही सच में सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ऑडियंस का ध्यान तो भूल ही जाओ, ये देखकर तो प्रेजेंटर को खुद नींद आ जाएगी। लेकिन क्या हो अगर वही स्लाइड ऐसी दिखे, वाइब्रेंट, एंगेजिंग और पावरफुल? आज का हमारा मिशन यही है, बोरिंग स्लाइड्स को सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला लेवल अप, द इमेज पावर अप। इमेज पावर अप सुनने में तो काफी कूल लग रहा है। ये है भी कूल, क्योंकि एक बेहतरीन कहानी सिर्फ टेक्स्ट से नहीं बल्कि पावरफुल विजुअल्स से शुरू होती है। ओके, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये पिक्चर आखिर ऐड करते कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल, और मजे की बात यह है कि इसके लिए एक नहीं तीन रास्ते हैं। एक है क्लासिक तरीका, एक है थोड़ा फास्ट और एक है सुपर स्मार्ट। चलो तीनों को देखते हैं। मेथड नंबर 1, ओल्ड स्कूल तरीका। ये हमेशा काम करता है। ऊपर मेन्यू बार में इंसर्ट पर जाइए, फिर इमेज चुनिए। सिंपल और भरोसेमंद। अब आता है मेथड नंबर 2, जो उन सबके लिए है जिन्हें शॉर्टकट पसंद है। टूल बार पर ये छोटा सा आइकन आपका बेस्ट फ्रेंड है। बस एक क्लिक और आपका काम हो गया। टाइम इज मनी। ओके, और ये रहा मेथड नंबर 3, सबसे स्मार्ट तरीका। ज्यादातर स्लाइड लेआउट्स में ये इमेज आइकॉन पहले से ही बना होता है, मतलब सॉफ्टवेयर खुद आपकी मदद करना चाहता है। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप रास्ता कोई भी चुने, मंजिल सबकी एक ही है। एक फाइल ब्राउजर विंडो पॉपअप होगी जहां से आपको अपनी इमेज फाइल ढूंढनी है। तो चलो फटाफट रिकैप करते हैं। अपना तरीका चुनो, फोल्डर खोलो, इमेज सिलेक्ट करो और ओपन दबा दो। बूम, इमेज स्लाइड पर आ गई। ठीक है, इमेज डालना तो अब आसान लग रहा है, पर असली मैजिक अब शुरू होता है। ये प्रो टिप किसी भी प्रेजेंटेशन को एमेचर से प्रोफेशनल बना सकती है। ओके, पर इमेज तो बहुत बड़ी या बहुत छोटी भी हो सकती है, उसे फिक्स कैसे करें? अच्छा पॉइंट है। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इमेज को साइड से खींचना, जिससे वो अजीब और स्ट्रेच्ड लगती है। हमेशा कॉर्नर हैंडल्स का इस्तेमाल करें, इससे इमेज का प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट रहेगा। और ये रहा एक क्विक विजुअल शॉर्टकट बस याद रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, हमारी स्लाइड्स में विजुअल्स तो आ गए, लेकिन अब कहानी में फ्लो कैसे लाएं? एकदम सही सवाल। हमारा अगला स्किल अनलॉक है स्लाइड ट्रांजिशंस। रुको, 1 मिनट, ये स्लाइड ट्रांजिशन आखिर होता क्या है? सुनने में तो कोई टेक्निकल टर्म लग रहा है। सिंपल भाषा में कहें तो ये 2 स्लाइड्स के बीच का एक कूल एनिमेशन इफेक्ट है। जैसे एक मूवी में एक सीन से दूसरे सीन पर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इससे प्रेजेंटेशन स्मूथ और प्रोफेशनल लगती है। और इसे एक्टिवेट करना तो सुपर इजी है। जिस स्लाइड पर इफेक्ट लगाना है उसे सिलेक्ट करें और ऊपर स्लाइड मेन्यू में जाकर ट्रांजिशन पर क्लिक करें। वाह, ये देखो, ऑप्शंस का पूरा खजाना खुल गया। क्यूब, फेड, फ्लिप, कितने सारे इफेक्ट्स हैं। और सबसे अच्छी बात, किसी पर भी क्लिक करके उसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं।
बिल्कुल, यहाँ आप सिर्फ इफेक्ट ही नहीं चुनते बल्कि आप डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठते हैं। स्पीड कितनी तेज हो, कोई साउंड इफेक्ट डालना है या नहीं, और अगली स्लाइड कैसे आएगी, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। तो अब हमारे पास दो पावरफुल पावर अप्स हैं, इमेज इंसर्शन और स्लाइड ट्रांजिशंस। इट्स टाइम, अब इन्हें मिलाकर फाइनल बॉस यानी एक बोरिंग प्रेजेंटेशन को हराने का वक्त आ गया है। तो चलिए अपना स्किल ट्री चेक करते हैं। आज के मिशन में हमने ये स्किल्स अनलॉक की हैं: इमेज इंसर्शन, परफेक्ट रीसाइजिंग और स्मूथ स्लाइड ट्रांजिशंस। चेक चेक और चेक। एक बात याद रखिए, प्रेजेंटेशन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन एक शानदार प्रेजेंटेशन की पहचान उसकी डिटेल्स में छुपी होती है। इन छोटे छोटे टूल्स को मास्टर करना ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी की प्रेजेंटेशन देखते देखते पावर पॉइंट की जगह पावर नैप लेने का मन कर गया हो? अरे हम सबके साथ हुआ है। पर क्या हो अगर आपकी स्लाइड्स इतनी कमाल की हों कि लोग अपनी आंखें ही ना हटा पाएं? बस आज हम यही सीक्रेट अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशंस को बोरिंग से सीधा शानदार बनाते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है बस कुछ लिखा हुआ और दूसरी तरफ वही चीज, लेकिन अब उसमें एक कहानी है, एक जान है। यही वो जादू है जो आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ इफेक्ट्स लगाने का खेल नहीं है, ये अपनी बात को, अपने आइडिया को एक कहानी की तरह पेश करने की कला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेम शुरू करते हैं। हमारा लेवल 1 है ट्रांजिशन में महारत हासिल करना। ये वो पहला पावर अप है जो किसी भी प्रेजेंटेशन को तुरंत बेहतर बना सकता है। आप इसे अपनी कहानी का चैप्टर समझिए और हम सीखेंगे कि एक चैप्टर से दूसरे पर स्टाइल से कैसे जाना है। तो सवाल ये है कि स्लाइड ट्रांजिशन आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में ये दो स्लाइड्स के बीच का एक विजुअल ब्रिज है। ये उस खाली जगह को भरता है जब एक आइडिया खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। इससे ना पूरी कहानी एक स्मूथ फ्लो में चलती रहती है। और इफेक्ट्स की तो यहाँ पूरी दुनिया है। जैसे वाइप है जो मॉडर्न और फास्ट लगता है, वहीं डिसॉल्व एक थोड़ा ड्रामेटिक या शांत एहसास देता है। हर इफेक्ट आपकी कहानी के मूड को सेट करने में मदद करता है, बस सही इफेक्ट चुनना जरूरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, आप इन ट्रांजिशंस की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, एकदम बिजली की तेजी वाला कट या फिर एक धीमा सस्पेंस वाला बदलाव। और तो और आप एक हल्का सा साउंड इफेक्ट डालकर इसे और भी दमदार बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमें स्लाइड्स के बीच मूव करना आ गया है, तो वक्त है लेवल 2 पर जाने का, प्रो लेवल एनिमेशन। यहाँ हम सीखेंगे कि एक ही स्लाइड के अंदर जो चीजें हैं उनमें जान कैसे डालनी है। तो ये एनिमेशन क्या चीज है? ये एक विजुअल इफेक्ट है जिससे स्लाइड के अंदर की चीजें, जैसे कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, मूव करती हैं। इसका असली मकसद है देखने वालों की आंखों को गाइड करना कि उन्हें कब, कहां और किस चीज पर ध्यान देना है। अब एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है, ट्रांजिशन और एनिमेशन में आखिर फर्क क्या है? ये दोनों लगते तो एक जैसे हैं पर हैं नहीं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए, ट्रांजिशन जो है ना, वो पूरी स्लाइड का मामला है। ये दो स्लाइड्स के बीच के फ्लो को कंट्रोल करता है। वहीं एनिमेशन स्लाइड के अंदर की चीजों का खेल है, जैसे टेक्स्ट या इमेज को मूव कराना। आसान है ना? और एनिमेशन लगाना तो समझिए बच्चों का खेल है। बस 3 आसान स्टेप्स। पहला, उस चीज को सिलेक्ट कीजिए जिसे एनिमेट करना है। दूसरा, एनिमेशन टैब पर जाइए। और तीसरा, अपीयर या फ्लाई इन जैसा कोई भी मजेदार इफेक्ट चुन लीजिए। बस हो गया। एनिमेशन पेन में आपको एंट्रेंस इफेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। आप चुन सकते हैं कि आपकी जानकारी स्क्रीन पर बस अपीयर हो जाए या फिर वेनेशियन ब्लाइंड्स की तरह एकदम स्टाइल से सामने आए। ये आपकी कहानी को एक नया विजुअल फ्लेवर देता है। बहुत अच्छी टीम, हमने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, ट्रांजिशन और एनिमेशन भी डाल दिए। अब आता है फाइनल लेवल, शो टाइम। अब देखते हैं कि इस मास्टरपीस को दुनिया के सामने पेश कैसे करना है। प्रेजेंटेशन शुरू करने के 2 बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर शुरू से देखनी है तो F5 दबाइए, और अगर बीच के किसी स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं तो Shift+F5। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स आपका बहुत समय बचाते हैं, सच में। और अब एक असली प्रो टिप, प्रेजेंटर व्यू। ये समझिए आपका सीक्रेट वेपन है।
इससे आपकी स्क्रीन पर अगली स्लाइड कौन सी है, आपके नोट्स क्या हैं और टाइमर सब कुछ दिखेगा, जबकि ऑडियंस को सिर्फ मेन स्लाइड दिखेगी। ये कॉन्फिडेंस का अल्टीमेट हैक है। अच्छा, सोचिए आपने 20 स्लाइड्स बनाई हैं पर आपके बॉस के पास सिर्फ 5 मिनट हैं। यहीं पर काम आता है कस्टम स्लाइड शो। ये आपको अपनी मेन प्रेजेंटेशन में से कुछ खास स्लाइड्स का एक छोटा फोकस्ड वर्जन बनाने की पावर देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 स्लाइड्स हैं, लेकिन किसी खास मीटिंग के लिए सिर्फ स्लाइड नंबर 1, 3, 5 और 7 ही दिखानी है, तो आप सिर्फ उन्हीं का एक अलग शो बना सकते हैं। अलग अलग ऑडियंस के लिए अपने कंटेंट को बदलने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। वाह, तो हमने काफी कुछ सीख लिया है ना? अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कि ध्यान किधर था। रेडी है? चलिए फाइनल चैलेंज शुरू करते हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन सा एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं फेड, वाइप, पुश या स्पिन। थोड़ा सोचिए और सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पिन। याद है ना, स्पिन एक एनिमेशन इफेक्ट है, ट्रांजिशन नहीं। अगला सवाल, सही है या गलत? नन ऑप्शन चुनकर किसी भी स्लाइड से ट्रांजिशन हटाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई इफेक्ट नहीं चाहिए तो बस नन चुन लीजिए। और ये रहा आखिरी सवाल, खाली जगह भरिए। किसी स्लाइड पर टेक्स्ट या इमेज को मूव कराने के लिए डैश का इस्तेमाल होता है और जवाब है एनिमेशन। कमाल है, शानदार काम। आपने सारे लेवल्स पार कर लिए और क्विज भी जीत लिया, लेकिन असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी। तो ये रहा आपका फाइनल मिशन। अगर आप इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो आपका मिशन ये है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाइए जिसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों का इस्तेमाल हो। अपनी स्लाइड्स में कुछ अच्छी इमेज डालिए और प्रेजेंट करने के लिए काम आने वाले शॉर्टकट्स की एक लिस्ट तैयार कीजिए। इन स्किल्स को अपनी आदत बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो अब आपके हाथ में वो टूल्स हैं जिनसे आप अपनी प्रेजेंटेशंस को यादगार बना सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बना सकते हैं, सवाल ये है कि आप दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएंगे। जाइए। नमस्कार, आज हम स्प्रेडशीट की दुनिया में गोता लगाएंगे। और नहीं, ये सिर्फ नंबरों की कोई बोरिंग सी ग्रिड नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो जानकारी के पूरे जंजाल को सुलझा सकता है। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल के प्रोजेक्ट में इतने सारे डेटा में उलझ गए हों, या फिर बार बार एक ही हिसाब किताब करते करते थक गए हों? हाँ, हम सब इस सिचुएशन से गुजरते हैं। ये बार बार वाले कैलकुलेशन न सिर्फ थका देते हैं, बल्कि इनमें गलती होने का चांस भी बढ़ जाता है। लेकिन संख्याओं और जानकारी से डील करने का एक कहीं ज़्यादा स्मार्ट तरीका है, और यहीं पे एंट्री होती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की। ये सिर्फ कोई डिजिटल कागज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमारे काम करने का तरीका ही बदल सकता है। तो इस पूरे सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, स्प्रेडशीट की ज़रूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि ये एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर कैसे है। इसके डिजिटल ग्रिड के अंदर झांकेंगे, बुक्स और शीट्स को समझेंगे, और फिर इसके कंट्रोल पैनल और मेन्यू बार को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेन और कागज पर कुछ लिखना तो ठीक है, लेकिन वो डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते या खुद को अपडेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बाजी मार ले जाती है। ये ऑटोमेटिक अपडेट्स और एनालिसिस करके डेटा को सच में यूजफुल बना देती है। तो स्प्रेडशीट आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक बड़ी सी शीट है जिसमें जानकारी को रोज और कॉलम्स में सजाया जाता है, एक ग्रिड जैसा। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे ना, इसकी असली ताकत इसकी इसी सिंप्लिसिटी में छुपी है। जैसा मैंने कहा, स्प्रेडशीट्स सिर्फ टेबल नहीं हैं, ये डायनामिक टूल्स हैं। मतलब ऐसे औजार जो जानकारी में जान डाल देते हैं। पर सवाल यह है कि वो क्या चीज़ है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाती है? चलिए पता लगाते हैं। वैसे तो मार्केट में कई तरह के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो बहुत पॉपुलर है। लेकिन आज हम जिस पर फोकस करने वाले हैं वो है लिबर ऑफिस कैल्क। और इसकी खास बात यह है कि ये एक बहुत ही पावरफुल, फ्री और ओपन सोर्स ऑप्शन है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक नंबर बदलो और सारे हिसाब किताब अपने आप अपडेट हो जाते हैं। यही है स्प्रेडशीट की असली सुपर पावर। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। सोचिए, आपने सिर्फ एक नंबर बदला और उससे जुड़े सारे कैलकुलेशंस पलक झपकते ही अपने आप ठीक हो गए। इससे आपका कितना समय और मेहनत बचती है।
ठीक है, तो अब हम स्प्रेडशीट के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं। चलिए इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब इसकी बनावट, उसे समझने का सफर शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 10,48,576। लिब्रे ऑफिस कैल्क की सिर्फ एक शीट में इतनी ज्यादा पंक्तियां यानी कि रोज होती हैं। ये इतनी बड़ी जगह है कि आप कई सालों का डेटा एक ही जगह पर आराम से रख सकते हैं। कमाल है ना? और कहानी सिर्फ रोज पे खत्म नहीं होती, इसमें 16,000 से भी ज्यादा कॉलम्स होते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा डिजिटल कैनवस है जिस पर आप अपना काम कर सकते हैं। तो अब इस विशाल ग्रिड में जानकारी का हर छोटा बड़ा टुकड़ा एक सेल के अंदर रहता है। आप कह सकते हैं कि सेल इस पूरे ग्रिड की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है। सारा खेल इसी का है। हर सेल का अपना एक यूनिक पता होता है, बिल्कुल हमारे घर के एड्रेस की तरह है। ये पता बनता है कॉलम के अक्षर और रो के नंबर को मिलाकर। जैसे A1 का मतलब है पहला कॉलम और पहली रो। सिंपल। ठीक है, अब हम ग्रिड को तो समझ गए, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये स्प्रेडशीट फाइलें खुद कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं। इसे एक किताब की तरह सोचिए। जो पूरी फाइल है वो है वर्कबुक, और उस किताब के अंदर जो पन्ने हैं वो हैं वर्क शीट्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये वर्कबुक फाइल .ods नाम से सेव होती है। तो चलिए अब थ्योरी से थोड़ा हटते हैं और सीधे लिब्रे ऑफिस कैल्क के यूजर इंटरफेस का एक विजुअल टूर करते हैं। देखते हैं कि ये सारे टूल्स आखिर दिखते कहाँ हैं और काम कैसे करते हैं। तो ये रहा लिब्रे ऑफिस कैल्क का मेन इंटरफेस। पहली बार देखने में हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए इसके सबसे जरूरी हिस्सों को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। अच्छा, जिस भी सेल पर आप क्लिक करते हैं वो बन जाता है आपका एक्टिव सेल। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं ऊपर नेम बॉक्स में उसका पता दिखने लगता है और फॉर्मूला बार में उसके अंदर का डेटा या फॉर्मूला। ये तीनों हमेशा एक साथ काम करते हैं। और नीचे देखिए, ये जो शीट टैब्स हैं, इनसे आप अपनी वर्कबुक के अलग अलग पन्नों पर जा सकते हैं। अब सबसे ऊपर आता है मेन्यू बार, जहां लगभग सारे कमांड्स छुपे होते हैं। चलिए इसे भी फटाफट और आसान तरीके से समझते हैं। इस मेन्यू बार को जल्दी से समझते हैं। देखिए, फाइल, एडिट और व्यू मेन्यू तो वैसे ही काम करते हैं जैसे ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। ये फाइल को मैनेज करते हैं, कंटेंट को एडिट करते हैं और स्क्रीन पर क्या दिखेगा ये कंट्रोल करते हैं। इंसर्ट, फॉर्मेट और शीट आपको नई चीजें जोड़ने, उन्हें सजाने और पूरी शीट को मैनेज करने की ताकत देते हैं। और सबसे काम का डेटा मेन्यू, जहां आप अपने नंबर्स को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। और आखिर में टूल्स मेन्यू में आपको स्पेलिंग चेक जैसे बहुत काम के फंक्शन मिलते हैं। और हाँ, अगर आप कभी भी कहीं भी अटक जाएं तो हेल्प मेन्यू आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो लीजिए, अब आपको स्प्रेडशीट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके इंटरफेस की अच्छी खासी समझ हो गई है। ये जानकारी एक मजबूत नींव की तरह है। अब आप सिर्फ कैल्क ही नहीं बल्कि किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम एक ऐसे टूल में डीप डाइव करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर थोड़ा बोरिंग समझते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये एक डिजिटल सुपर पावर है। हम बात कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की। कैल्क? अरे वो स्प्रेडशीट वाला सॉफ्टवेयर। सीरियसली, मुझे तो लगता था ये सिर्फ अकाउंट्स वाले अंकल्स ही यूज करते हैं। इसमें भला सुपर पावर जैसा क्या है? हाँ, समझ सकता हूं, पर जरा सोचो, ये वही सॉफ्टवेयर है जो हमारे स्कूल प्रोजेक्ट से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज के फाइनेंस तक सब कुछ मैनेज करता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। और आज हम इसे जीरो से प्रो लेवल तक मास्टर करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है तुम्हारे लिए। स्क्रीन पर देखो, ऐसा कौन सा टूल है जो हमारे स्कूल के मार्क्स से लेकर मार्स मिशन तक सब कुछ मैनेज कर सकता है? मार्स मिशन? वाओ! वेट, कोई सुपर कंप्यूटर होगा या फिर इसरो का कोई सीक्रेट सॉफ्टवेयर? शायद कोई एडवांस्ड एआई? अच्छे गैस हैं, पर नहीं। इसका जवाब हमारे बहुत करीब है। यह है एक मामूली सा दिखने वाला स्प्रेडशीट। हो ही नहीं सकता। स्प्रेडशीट से मार्स मिशन? आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, डेटा ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इन सब की नींव एक स्प्रेडशीट ही है। माइंड ब्लोइंग है ना? चलो अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। A spreadsheet is a grid of rows and columns used for data analysis and visualization with formulas. मुझे पता है ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। एक मिनट, मैं इसे सिंपल करता हूं। ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स मतलब बेसिकली एक टेबल जैसा जिसमें सीधी और आड़ी लाइंस होती है। जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट्स और मार्क्स लिखे होते हैं, या फिर क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड।
एग्जैक्टली क्या बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। वो रिपोर्ट कार्ड, वो स्कोर कार्ड, वो सब स्प्रेडशीट्स ही तो हैं। बस कैल्क उसे डिजिटल और बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है, खासकर इन फॉर्मूलाज की वजह से जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो ये है आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम स्प्रेडशीट की असली ताकत को समझेंगे, फिर कैल्क को स्टार्ट करना और उसमें एक प्रो की तरह नेविगेट करना सीखेंगे। उसके बाद फाइल्स को सेव और ओपन करना, और आखिर में प्रिंटिंग और कुछ जरूरी डेफिनेशंस। तैयार हो? रोड मैप बिल्कुल सेट है, एकदम रेडी। लेट्स डू दिस। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, कैल्क को शुरू करना। ग्रिड में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द ग्रिड। ये सुनकर तो मुझे ट्रॉन मूवी की याद आ गई, वो नियॉन लाइट्स और सब कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। ये डेटा का एक डिजिटल प्लेग्राउंड है। कैल्क को ओपन करना बहुत ही सिंपल है, बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपने कंप्यूटर के एप्लीकेशन मेन्यू में जाओ। दूसरा, वहां लिब्रे ऑफिस स्वीट को ढूंढो। और तीसरा, उसके अंदर लिब्रे ऑफिस कैल्क आइकॉन पर क्लिक कर दो। बस हो गया। अरे ये तो किसी भी नॉर्मल ऐप को ओपन करने जैसा ही है, बिल्कुल सीधा साधा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये स्क्रीन देखो, आपको अपनी एप्लीकेशंस में ये हरे रंग का आइकॉन ढूंढना है। इस पर क्लिक करते ही कैल्क ओपन हो जाएगा। ओके, ग्रीन आइकन जिसमें एक ग्रिड है। गॉट इट, याद रखना आसान है। अब जैसे ही कैल्क खुलता है, एक खाली शीट दिखती है। पर क्या आप जानते हैं कि उस एक शीट में कितनी रोज होती हैं? ये नंबर है 1,48,576। वेट व्हाट? एक मिलियन से भी ज्यादा रोज सिर्फ एक शीट में? भाई इतना डेटा कौन डालता है? इतने तो मेरी पूरी फोन बुक में कॉन्टैक्ट्स नहीं है। मेरा फोन ही क्लैश हो जाएगा इतने नंबर्स देखकर। एग्जैक्टली, यही तो इसकी पावर है। साइंटिफिक रिसर्च, स्टॉक मार्केट डेटा, जनगणना का डेटा, इन सब के लिए ऐसी कैपेसिटी जरूरी है। और ये तो सिर्फ रोज की बात थी, अब कॉलम्स की बात करते हैं। एक ही शीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं। 16,000 कॉलम्स। ओके, अब मुझे समझ आया कि वो मार्स मिशन वाली बात मजाक नहीं थी। ये तो डेटा के लिए एक पूरा यूनिवर्स है। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल कैनवस है, इस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। पर एक प्रैक्टिकल सवाल है, जब शीट इतनी बड़ी है तो इसमें मूव कैसे करते हैं? अगर मुझे सबसे आखिर वाले सेल पर जाना हो तो स्क्रॉल करते करते तो सुबह हो जाएगी। ऐसे तो हम इसमें खो जाएंगे। दैट इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। और यही हमारे अगले सेक्शन का टॉपिक है। नॉर्मल स्क्रॉलिंग से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए शॉर्टकट्स, प्रो शॉर्टकट्स। तो चलिए सेक्शन 2 पर, प्रो नेविगेशन शॉर्टकट्स। अब सीखते हैं एक बॉस की तरह नेविगेट करना। ओके, हैकर मोड ऑन। मुझे शॉर्टकट्स पसंद है, काम बहुत तेजी से होता है। ये टेबल आपका नया बेस्ट फ्रेंड है। इसे आप एक चीट शीट समझ सकते हैं। एरो कीज, टैब और एंटर तो बेसिक्स हैं जो एक एक सेल मूव करते हैं, लेकिन असली मैजिक नीचे वाले शॉर्टकट्स में है। कूल, इसमें से CTRL प्लस होम मेरा फेवरेट लग रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शीट में कहीं भी खो गए हों, बस ये दबाओ और बूम, आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट सेल A1 पर। ये तो वीडियो गेम में रिस्पॉन्ड बटन जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और CTRL प्लस एरो कीज भी सुपर यूजफुल हैं। ये आपको डेटा के एक ब्लॉक से सीधे अगले ब्लॉक के स्टार्ट या एंड में जंप करा देते हैं। अब बार बार स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं। नेविगेशन तो आ गया, अब सबसे जरूरी चीज, अपने काम को सुरक्षित रखना। सेक्शन 3, फाइल्स, सेव और ओपन। हाँ, इसके बिना तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पता चला 2 घंटे काम किया और लाइट चली गई, सब खत्म। फाइल सेव करना बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स फॉलो करें। पहला, फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। दूसरा, सेव सिलेक्ट करें जिससे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और तीसरा, उसमें अपनी फाइल का नाम देकर सेव बटन दबा दें। ये तो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर सॉफ्टवेयर में लगभग ऐसा ही होता है। और यहाँ स्क्रीन पर आप विजुअली देख सकते हैं, लेफ्ट इमेज में हमने फाइल मेन्यू से सेव सिलेक्ट किया। ऐसा करने पर राइट साइड वाला सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जहां हम फाइल का नाम लिखकर उसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, एक क्लिक से दूसरी विंडो, विजुअल से पूरा फ्लो क्लियर हो जाता है। वेट, 1 मिनट। दी अल्टीमेट प्रो टिप तो मैं बताऊंगा। ये सब मेन्यू ठीक है, लेकिन असली प्रो टिप है कीबोर्ड शॉर्टकट CTRL+S। बस ये हर 2 मिनट में दबाते रहो। ये एक मसल मेमोरी बन जानी चाहिए, जैसे वीडियो गेम में हर चेक पॉइंट पर सेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एब्सोल्युटली करेक्ट। CTRS गोल्डन रूल है, इसे अपनी आदत बना लो। ये आपको बहुत सारे सिरदर्द से बचाएगा।
अब सेव करना तो सीख लिया, लेकिन पुरानी फाइल को ओपन कैसे करें? प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। फाइल मेन्यू में जाके ओपन सिलेक्ट करें या फिर इसका शॉर्टकट CTRL+O यूज करें। फिर अपनी फाइल ब्राउज करके सिलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक कर दें। CTRL+S सेव करने के लिए, CTRL+O ओपन करने के लिए। सिंपल, गॉट इट? चलिए अपने आखिरी कंटेंट सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 4, प्रिंटिंग और परिभाषाएं, यानी अपने काम को शेयर करना। प्रिंटिंग स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, पर टीचर्स अभी भी हार्ड कॉपी मांगते हैं। फाइल मेन्यू से प्रिंट सिलेक्ट करने पर या शॉर्टकट Ctrl+P यूज करने पर ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा प्रिंटर यूज करना है, कितनी कॉपीज निकालनी है, पेज का साइज A4 रखना है या लेटर, सिर्फ ऑड पेजेस प्रिंट करने हैं या इवन, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। वाओ, काफी ऑप्शंस हैं। मतलब मैं ये सेट कर सकता हूँ कि 10 पेज की शीट में से सिर्फ पेज नंबर 3 और 5 ही प्रिंट हों। दैट्स यूजफुल। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। पहला है वर्कबुक। जब भी आप कैल्क में कोई फाइल सेव करते हैं, उस पूरी फाइल को वर्कबुक कहते हैं। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं। ओके, तो इसे ऐसे समझें कि वर्कबुक एक पूरी नोटबुक जैसी है और ये जो नीचे टैब्स दिख रहे हैं, शीट 1, शीट 2, ये उस नोटबुक के अलग अलग पेजेस हैं। इन पेजेस को वर्कशीट्स कहते हैं, राइट? परफेक्टली एक्सप्लेन्ड। पूरी फाइल वर्कबुक है और उसके अंदर के अलग अलग टैब्स या पेजेस वर्कशीट्स हैं। आप इन टैब्स पर क्लिक करके अलग अलग शीट्स के बीच स्विच कर सकते हैं। चलिए, अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। लेट्स स्टार्ट द अल्टीमेट कैल्क चैलेंज। ओहो, अ क्विज, गेम शो टाइम। देखते हैं हमें कितना याद है। ब्रिंग इट ऑन। ओके, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक स्प्रेडशीट में कितनी रोज होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं A, B, C या D। ये नंबर तो काफी बड़ा और स्पेसिफिक था। मुझे याद है, ये माइंड ब्लोइंग था। इसका जवाब है B, 1,48,576। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। 1 पॉइंट आपको। अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक। जहां एक कॉलम और एक रो आपस में मिलते हैं, उस छोटे से बॉक्स या जगह को क्या कहते हैं? ये तो स्प्रेडशीट की सबसे फंडामेंटल यूनिट है। हर काम इसी पर होता है। इसका जवाब है सेल, CELL, सेल। करेक्ट। अगर आपका भी जवाब यही था तो वेल डन। तो अब आप कैल्क को ओपन करना, उसके इतने बड़े ग्रिड में नेविगेट करना और अपनी फाइल्स को मैनेज करना जानते हैं। आपके पास एक नई सुपर पावर आ चुकी है। तो हमारा आखिरी सवाल आपसे है, अब जब आप इस ग्रिड को नेविगेट कर सकते हैं, तो आप अपनी इस नई सुपर पावर से क्या बनाएंगे? एक पर्सनल बजट, अपने वीडियो गेम्स का कलेक्शन ट्रैक करोगे, या फिर अपने अगले मार्स मिशन की प्लानिंग? द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। जो भी हो, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सप्लोर करो, यही सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पे कोई बटन दबाते हैं या स्क्रीन पर कहीं क्लिक करते हैं, तो कंप्यूटर को, मतलब उसको कैसे पता चलता है कि उसे करना क्या है? हाँ, ये तो मैं हमेशा सोचता हूँ। ये किसी जादू जैसा लगता है ना? हाँ, जादू नहीं है दोस्त, ये है लैंग्वेज की पावर। और आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को, इसकी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। और देखो, इस पूरे डीप डाइव का जो बेस है, वो हमने सीधा सोर्स से उठाया है, क्लास 6 की टेक्स्ट बुक, चैप्टर 5। अरे क्लास 6, मतलब ये इतना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इसे समझ सकता है। एग्जैक्टली। कॉन्सेप्ट्स भले ही सिंपल लगें, पर आगे जाकर यही तो पूरी टेक्नोलॉजी की नींव बनते हैं। तो ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। हम एक मशीन को कमांड कैसे देते हैं, उसे बताते कैसे हैं कि क्या करना है? राइट, मतलब हम उससे ऐसे तो बात नहीं कर सकते जैसे मैं आपसे कर रहा हूं। उसे हिंदी या इंग्लिश थोड़ी ना समझ आती है। बिल्कुल सही पकड़ा। उससे बात करने का तरीका ही अलग है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, कंप्यूटर्स हमारी भाषा नहीं बोलते। ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना कोई और। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही भाषा है। तो फिर ये कम्युनिकेशन गैप भरता कैसे है? उसी गैप को भरने के लिए बनाई गई हैं स्पेशल लैंग्वेजेस। इसे ऐसे समझो जैसे दो अलग अलग देशों के लोग आपस में बात करने के लिए कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही इंसान और कंप्यूटर के बीच ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ब्रिज की तरह काम करती हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर लैंग्वेज आखिर है क्या चीज? मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल शब्दों में, ये कुछ रूल्स और कमांड्स का एक सेट है। जैसे एक रेसिपी बुक में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना,
वैसे ही हम इन कोड से कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे कौन सा काम करना है, चाहे वो कोई गेम चलाना हो या फिर कोई मुश्किल कैलकुलेशन करनी हो। अब इन लैंग्वेजेस को हम दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल मतलब बेसिक और हाई लेवल मतलब एडवांस्ड, कुछ ऐसा? हाँ, मोटे तौर पे ऐसा समझ सकते हो। एक वो है जो कंप्यूटर के ज्यादा करीब है और दूसरी वो जो हम इंसानों के ज्यादा करीब है। तो चलो सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से। ये है कंप्यूटर की मातृभाषा, द बाइनरी कोड। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। बाइनरी कोड मतलब वो 1 और 0 वाला सीन? एग्जैक्टली, मशीन लैंग्वेज जो सिर्फ दो चीजों से बनी है, 1 और 0। ये दुनिया की इकलौती ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना किसी मदद के सीधे सीधे समझता है। पर सिर्फ 1 और 0 ही क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट्स होते हैं ना, उनमें लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच होते हैं। तो 1 का मतलब होता है स्विच ऑन और 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ। बस इतना है, सिंपल है उसके लिए। अब इसमें एक मजेदार ट्विस्ट है। ये भाषा कंप्यूटर के लिए तो सुपर इजी है, उसे कोई ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। लेकिन हम इंसानों के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, ये एक बुरे सपने जैसी है। बुरा सपना? वो क्यों? अरे इमेजिन करो, हजारों बार 10100101 लिखते रहना, और अगर एक भी 1 या 0 गलत हो गया तो पूरा प्रोग्राम क्रैश। और उस एक गलती को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर्स ने क्या किया? ऐसे में तो काम ही नहीं हो पाता होगा। बिल्कुल, उन्हें एक अपग्रेड की सख्त जरूरत थी, और वही अपग्रेड हमें ले जाता है इवोल्यूशन के अगले लेवल पर। इस अपग्रेड का नाम था असेंबली लैंग्वेज। ये अभी भी लो लेवल ही है, यानी कंप्यूटर के काफी करीब, लेकिन इसमें 1 और 0 की जगह ले ली छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स ने, जिन्हें कहते हैं निमोनिक कोड्स। दोस्त, निमोनिक ये क्या होता है? निमोनिक का मतलब होता है मेमोरी एड, यानी ऐसी कोई भी चीज जो याद रखने में आसान हो। अच्छा, जैसे दो नंबर्स को जोड़ने के लिए 10110101 लिखने की जगह अब प्रोग्रामर सीधा ऐड लिख सकता था। नंबर्स के लिए नम, घटाने के लिए सब। बताओ, जिंदगी थोड़ी आसान हुई कि नहीं? हाँ, ये तो 1s और 0s से लाख गुना बेहतर है। तो असेंबली लैंग्वेज हमें इंसानी भाषा के एक कदम और पास ले आई। लेकिन एक प्रॉब्लम तो अब भी है। आखिर कंप्यूटर तो अब भी सिर्फ 1 और 0 ही समझता है ना? प्रिसाइसली। इसीलिए अब हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो इन ऐड और सब जैसे शब्दों को वापस मशीन की भाषा में बदल सके। और यही ट्रांसलेटर्स की जरूरत हमें प्रोग्रामिंग के असली गेम चेंजर लेवल पर ले जाती है, जिसे हम कह सकते हैं प्रो लेवल, ह्यूमन फ्रेंडली कोड। यहां से सब कुछ बदल गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनके नाम तो सुने हैं मैंने। हाँ, इनका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो नॉर्मल इंग्लिश जैसी लगती हैं। इसीलिए इनको पढ़ना, लिखना और समझना हम इंसानों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। प्रोग्रामिंग अब सिर्फ कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स का काम नहीं रहा। जैसे कि पाइथन और जावा। बिल्कुल, समय के साथ ऐसी कई लैंग्वेजेस बनी हैं। कुछ बहुत पुरानी हैं जैसे फोर्ट्रान और कोबोल, और कुछ आज के मॉडर्न पावर हाउस हैं जैसे पाइथन, C++ और जावा, जिनसे आज वेबसाइट से लेकर गेम्स तक सब कुछ बनता है। हर लैंग्वेज किसी खास काम के लिए बेस्ट होती है। ओके, यहाँ मेरा एक और सवाल है। अगर कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 समझता है तो वो पाइथन में लिखे कोड को कैसे चलाता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब छिपा है हमारे अगले सेक्शन में, द अल्टीमेट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। गुरु, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सुपर स्मार्ट सॉफ्टवेयर होता है। इसका सीधा सा काम है एक हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पाइथन में लिखे हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज यानी 1s और 0s में कन्वर्ट करना। तो ये कंप्यूटर के लिए एक पर्सनल इंटरप्रेटर की तरह है। एग्जैक्टली। और ये ट्रांसलेटर्स दो मेन तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोस्त, इनमें क्या फर्क है? इसे ऐसे समझो, कंपाइलर वो दोस्त है जो पूरी किताब एक साथ पढ़कर उसे ट्रांसलेट करता है और आखिर में सारी गलतियों की लिस्ट दे देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक लाइव ट्रांसलेटर की तरह है जो एक एक लाइन पढ़ता है, उसे ट्रांसलेट करता है और जैसे ही कोई गलती मिलती है वहीं रुक जाता है। तो पूरा प्रोसेस ये हुआ कि सबसे पहले प्रोग्रामर कोड लिखता है, फिर ट्रांसलेटर उस कोड को प्रोसेस करता है, उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और आखिर में कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। परफेक्ट। इन दोनों के अलावा एक तीसरा हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेटर भी है जिसका नाम है असेंबलर। रुको, मुझे गेस करने दो।
इसका काम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। बिल्कुल सही, इसका बस एक ही काम है और ये उस काम का स्पेशलिस्ट है। ओके, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। रेडी हो एक क्विक नॉलेज टेस्ट के लिए? बिल्कुल, लेट्स डू इट। टाइम फॉर अ क्विक फायर रिवीजन राउंड। पहला सवाल, ट्रू या फॉल्स? एक कंप्यूटर पाइथन को सीधे सीधे समझ सकता है? अभी हमने ट्रांसलेटर्स के बारे में जाना, तो इसका जवाब है फॉल्स। कंप्यूटर को पाइथन समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। और आखिरी सवाल, जो आज की पूरी डिस्कशन का निचोड़ है, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। फैंटास्टिक। तो अगली बार जब फोन पर कोई ऐप खोलो ना, तो सोचना जरूर कि उसके पीछे के कोड ने ये पूरा सफर कैसे तय किया होगा आपकी स्क्रीन तक आने के लिए। कभी सोचा है कि हम जो दिन भर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते हैं, वो ऐप्स असल में रियली काम कैसे करती हैं? ये जो एंडलेस स्क्रॉलिंग, लाइक्स और परफेक्टली टाइम्ड रिकमेंडेशंस हैं, इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, इन सब के पीछे का जो मैजिक है ना, वो है कोडिंग। कोडिंग? मतलब वो जो फिल्मों में हैकर्स यूज करते हैं, ग्रीन टेक्स्ट ऑन अ ब्लैक स्क्रीन वाला स्टफ। एग्जैक्टली। लेकिन ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। और आज हम उसी दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल और सरप्राइजिंगली सिंपल टूल की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है पाइथन। ठीक है, तो आज का अपना रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि पाइथन से पहले कोडर्स की दुनिया कैसी थी। फिर हम इसकी मज़ेदार ओरिजिन स्टोरी जानेंगे, इसकी असली सुपर पावर्स को समझेंगे, देखेंगे कि ये रियल वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ यूज होती है। और आखिर में तुम्हारा मिशन, इसे अपने सिस्टम पर कैसे लाना है। रेडी? तो पाइथन को सही से अप्रिशिएट करने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा जब पाइथन था ही नहीं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी बिफोर पाइथन। मतलब जब कोडर्स डायनासोर के साथ कोड करते थे? हाँ, इतना भी पुराना नहीं, लेकिन हाँ, उस समय प्रोग्रामिंग की दुनिया में मेनली दो तरह की भाषाएं चलती थी। देखो, एक तरफ थी लो लेवल लैंग्वेजेस। ये सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करती थी, मतलब जीरोज और वंस की भाषा में। वाओ, ये तो बहुत टफ लगता है। कोई सिंपल एनालॉजी है? बिल्कुल। सोचो, तुम्हें सीधे कंप्यूटर के ब्रेन सेल से, मतलब न्यूरॉन से बात करनी पड़ रही है। बहुत पावरफुल, पर इंसानों के लिए समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ थी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे सी, C++ और जावा। ये एक स्मार्ट ट्रांसलेटर की तरह हैं। हम इन्हें इंग्लिश जैसे शब्दों में इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये उसे कंप्यूटर की 0-1 वाली भाषा में बदल देती हैं। एंड गेस व्हाट? पाइथन इसी ईजी टू टॉक वाली टीम का सुपरस्टार है। और फिर प्रोग्रामिंग की इस कहानी में एक नए हीरो की एंट्री हुई, जिसने आकर गेम के रूल्स हमेशा के लिए बदल दिए। तो पाइथन की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो है अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल तो समझ आ गया, मतलब हम इंसानों के लिए आसान। पर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या भला है? नाम से ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ग्रेट क्वेश्चन। इस पर हम वापस आएंगे जब हम इसकी सुपर पावर्स की बात करेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो कि ये कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक जीनियस तरीका है। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही मजेदार फैक्ट। वेट, कहानी से पहले मुझे लगता है मुझे पता है। इसका नाम उस बड़े वाले सांप पर रखा है ना, द पाइथन। हा, ये सबसे कॉमन गेस है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। द रियल स्टोरी इज मच मच फनियर। इसकी असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। 1969 में एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश कॉमेडी शो आता था, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। अब 1980s में इस शो का एक बहुत बड़ा फैन था, जिनका नाम था ग्विडो वैन रॉसम। उन्होंने एक नई सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना शुरू किया, और जब नाम रखने की बारी आई तो उन्होंने अपने फेवरेट शो के नाम पर 1991 में इसे ऑफिशियली पाइथन नाम से लॉन्च कर दिया। तो अब जब हम इसकी मजेदार कहानी जान गए हैं, तो चलो पाइथन की उन खासियतों को ब्रेक डाउन करते हैं जो इसे एक प्रोग्रामिंग सुपर हीरो बनाती हैं। पाइथन की सबसे पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर है इसका इजी मोड। इसका सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका प्रैक्टिकली इंग्लिश जैसा ही है। मतलब C++ या जावा की तरह वो सेमीकोलन्स और कर्ली ब्रेसेस का झंझट नहीं है। एग्जैक्टली। बहुत कम रूल्स, बहुत कम कीवर्ड्स। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इसे आसानी से पढ़ और समझ सके। तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर होता है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स याद रखने पर।
इसकी अगली सुपर पावर है पोर्टेबल होना। इसका सीधा सा मतलब है कि पाइथन में लिखा गया एक प्रोग्राम बिना किसी खास बदलाव के अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, जैसे विंडोज, मैकओएस या लिनक्स, सब पर स्मूथली चल सकता है। अरे वाह, ये तो एक ऑल एक्सेस पास जैसा है जो किसी भी कंप्यूटर पर कहीं भी काम करेगा। और अब बात करते हैं इसकी सबसे कूल सुपर पावर की, इसकी जायंट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब किताबों वाली लाइब्रेरी? कोडिंग में इसका क्या काम? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसे ऐसे समझो जैसे हमारे पास लेगो ब्लॉक्स का एक बहुत बड़ा मैजिकल बॉक्स है। तुम्हें रॉकेट बनाना है, उसके लिए बने बनाए ब्लॉक्स हैं। तुम्हें गेम बनाना है, उसके लिए भी ब्लॉक्स हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज ऐसे ही पहले से लिखे हुए कोड के बने बनाए ब्लॉक्स हैं जो हमारा काम सुपर इजी और सुपर फास्ट कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये ओपन सोर्स और बिल्कुल फ्री है। फ्री मतलब लिटरली फ्री? कोई हिडन चार्जेस, कोई कंडीशंस? जीरो। कोई भी इसे फ्री में यूज कर सकता है, अपने हिसाब से बदल सकता है और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है। यहाँ तक कि बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसे बिना एक पैसा दिए यूज करती हैं। चलो, अब कुछ पावर अप फीचर्स देखते हैं। रिमेंबर, तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पूछा था? हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड। एक्चुअली इट्स रियली सिंपल। सोचो हम एक कार बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें उस कार को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने में मदद करती है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कलर, स्पीड, और अपने फंक्शंस हैं, जैसे स्टार्ट, स्टॉप। इससे कोड बहुत ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल हो जाता है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक गेम चेंजर है। वाओ, ये तो एक्चुअली समझ में आ गया। और बाकी के दो, पाइथन एम्बेडेबल और एक्सटेंसिबल भी है। मतलब इसे C++ जैसी सुपर फास्ट लैंग्वेजेस के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, ताकि हमें दोनों की पावर एक साथ मिल सके। और हाँ, एक छोटी पर बहुत जरूरी बात, पाइथन की सभी फाइलों के आखिर में, मतलब एक्सटेंशन में, .py होता है। अच्छा, तो ये इसकी पहचान है। गॉट इट, .py। तो हमने इसकी सारी सुपर पावर्स तो देख ली। अब ये देखने का टाइम है कि ये असल दुनिया में, यानी इन द वाइल्ड, कहाँ-कहाँ राज कर रहा है। सबसे पहले साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल फील्ड में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और डेटा एनालिस्ट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए SciPy और NumPy जैसी पाइथन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब रियल लाइफ साइंटिस्ट इसे यूज करते हैं। दैट्स सो कूल। और वेब की दुनिया में तो पाइथन का दबदबा है। Django, फ्लास्क और चेरीपाई जैसे पावरफुल फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके वर्ल्ड क्लास वेब एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। एक मिनट, वेट अ मिनट, क्या इसका मतलब है कि YouTube और Reddit जैसी ह्यूज साइट्स भी पाइथन पर बनी हैं? बिंगो, ये कुछ सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो पाइथन की पावर दिखाते हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पाइथन का इस्तेमाल गेमिंग में, जैसे Panda 3D फ्रेमवर्क, बड़े बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने में, जैसे ERP नेक्स्ट, और यहाँ तक कि ग्राफिकल डिजाइन एप्स जैसे PyQt बनाने में भी होता है। वाओ, ये तो सच में हर जगह है। तो अब आता है इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, तुम्हारा मिशन। अब पाइथन की दुनिया में पहला कदम रखने का और एक कोडर बनने का टाइम है। यस, आई एम रेडी, लेट्स डू इट। क्या करना होगा? कोडिंग शुरू करने से पहले हमें एक चीज चाहिए, पाइथन कंपाइलर। कंपाइलर? ये क्या करता है? ये एक मैजिक ट्रांसलेटर है। ये हमारे लिखे हुए सिंपल इंग्लिश जैसे पाइथन कोड को कंप्यूटर की असली भाषा, यानी जीरोज और वंस में बदल देता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। इसे पाना बहुत आसान है। स्टेप 1, अपना वेब ब्राउज़र खोलो। स्टेप 2, सर्च बार में डाउनलोड पाइथन टाइप करो और एंटर दबाओ। और स्टेप 3, जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें से python.org वाली ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करो। ओके, लुक, सर्च रिजल्ट्स में ठीक इसी लिंक पर क्लिक करना है ताकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाओ, कोई फेक लिंक्स नहीं। एग्जैक्टली, हमेशा ऑफिशियल python.org वेबसाइट से ही डाउनलोड करना सबसे बेस्ट और सबसे सेफ प्रैक्टिस है। और जवाब है पाइथन। इससे पहले कि हम हाउ टू कोड वाले पार्ट में जाएं, ये समझना सुपर इम्पोर्टेंट है कि पाइथन इतना बड़ा बीस्ट क्यों है। चलो इसकी असली ताकत का पता लगाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ कोड की लाइंस लिखने के बारे में नहीं है, इसमें और भी कुछ है। एग्जैक्टली, ये इस बारे में है कि उन लाइन से असल में क्या बनाया जा सकता है। देखो, पाइथन की पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। सोया 3D और पैंडा 3D जैसी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके हाई एंड 3D गेम्स बनाए जा सकते हैं। एक मिनट, सच में? मतलब वैसे गेम्स जो मैं खेल सकूं? हाँ, और ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कॉम्प्लेक्स बिजनेस एप्लीकेशंस और यहाँ तक के शानदार ग्राफिकल डिजाइन टूल्स भी बनाए जा सकते हैं।
और ये कोई थ्योरी नहीं है, यूट्यूब, याहू, रेडिट, ये सभी दिग्गज पाइथन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। वो तो मतलब जो लैंग्वेज हम सीखने वाले हैं वो लिटरली इंटरनेट के इतने बड़े हिस्से को चला रही है। दैट्स इनसेन। ऑलराइट, अब जब हम क्या जानते हैं तो चलो अपने क्वेस्ट के पार्ट 1 पर चलते हैं, पाइथन इंजन को इंस्टॉल करना। ये वो कोर है जो हमारे बनाए हर प्रोजेक्ट को पावर देगा। ओके, इंजन इंस्टॉलेशन, लेट्स डू दिस। और चिंता की कोई बात नहीं, ये बहुत सीधा साधा प्रोसेस है। हम इसे 5 आसान स्टेप्स में करेंगे। सर्च करो, साइट पर जाओ, डाउनलोड करो, सेटअप चलाओ एंड वे डन। ठीक है, 5 स्टेप्स, ये तो हो जाएगा। मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पहला स्टेप तो बहुत आसान है। बस अपना पसंदीदा ब्राउजर खोलो और डाउनलोड पाइथन सर्च करो। सिंपल। मैं तो इससे भी ज्यादा अजीब चीजें रोज सर्च करता हूँ। हो गया। अब ये जरूरी है, सर्च रिजल्ट्स में ये पक्का कर लेना कि तुम ऑफिशियल लिंक पर ही क्लिक करो, python.org। सही वर्जन पाने का ये सबसे सेफ तरीका है। समझ गया? सिर्फ ऑफिशियल साइट, कोई फालतू डाउनलोड नहीं। एक बार जब तुम साइट पर आ जाओगे तो तुम्हें लेटेस्ट वर्जन नंबर के साथ एक बड़ा सा डाउनलोड बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दो। जब फाइल डाउनलोड हो जाए तो उसे खोलो। अब ध्यान से सुनो, ये पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल स्टेप है। इंस्टॉलेशन स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक छोटा सा चेकबॉक्स ढूंढो जिस पर लिखा है add python.exe to path। तुम्हें इस बॉक्स को जरूर चेक करना है। ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ, पर इस बात का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। इसे ऐसे समझो कि तुम अपने कंप्यूटर को बता रहे हो कि पाइथन को कहाँ ढूंढना है। अगर तुम इस बॉक्स को चेक करते हो तो बाद में अपने कंप्यूटर पर कहीं से भी पाइथन चला पाओगे, जिससे जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मुझ पर भरोसा करो। जैसे ही वो बॉक्स चेक हो जाए, बस इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करो और इंस्टॉलर को अपना काम करने दो। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जब तक ये लोड हो रहा है, फेवरेट सुपर हीरो? आयरन मैन, वो बेसिकली एक प्रोग्रामर का हार्डवेयर वर्जन है। तुम्हारा? स्पाइडरमैन, वेब डेवलपमेंट, समझे? और ये हो गया, सेटअप वाज सक्सेसफुल स्क्रीन। हमारे क्वेस्ट का पहला पार्ट पूरा हुआ। अब क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। यस, लेवल 1 क्लियर। तो अब मेरा कंप्यूटर पाइथन बोलता है। बिल्कुल, मुबारक हो, इंजन इंस्टॉल हो गया है। लेकिन रुको, हमारा क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें इंजन तो मिल गया, लेकिन अब हमें एक पावर अप चाहिए, एक प्रो टूल जो कोडिंग को बहुत आसान और एफिशिएंट बना देगा। चलो पाइचार्म से मिलते हैं। पावर अप, अब आई ना मजेदार बात। पाइचार्म एक आईडी है जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये असल में एक बहुत ही एडवांस्ड कोड एडिटर है। तो मतलब ये ऐसा है कि एक बेसिक नोटपैड में लिखने के बजाय ये एक सुपर स्मार्ट नोटबुक है जो मेरी स्पेलिंग को अपने आप ठीक कर देती है, बेहतर शब्द सुझाती है और मेरे सारे चैप्टर्स को मेरे लिए ऑर्गेनाइज भी कर देती है। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल सही। ये एक ही ऐप है जिसमें कोड लिखो, टेस्ट करो और फिक्स करो। तो हमारे क्वेस्ट का अगला पड़ाव शुरू होता है। वापस ब्राउजर पर चलो और इस बार सर्च करो पाइचार्म पाइथन IDE। फिर से jetbrains.com से ऑफिशियल लिंक ढूंढना, उस पर क्लिक करो और उनकी साइट पे डाउनलोड बटन खोजो। जब ये डाउनलोड हो जाए तो अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाओ। वहां तुम्हें पाइचार्म की सेटअप फाइल मिलेगी। मिल गई। डबल क्लिक कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन शुरू। सबसे पहले एक वेलकम स्क्रीन दिखेगी। यहाँ कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। इसके बाद ये पूछेगा कि पाइचार्म कहाँ इंस्टॉल करना है। ज्यादातर लोगों के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन एकदम सही होती है, तो तुम बस फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तुम्हें कुछ और ऑप्शन स्क्रीन दिखेंगी। अभी के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ठीक है, जब तक कि तुम्हें इंस्टॉल बटन ना दिख जाए। उस पर क्लिक करो और इसे चलने दो। तो ये सुपर नोटबुक अब खुद को इंस्टॉल कर रही है? बिल्कुल, और ये कोड को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, खासकर तब जब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेंगे। ठीक है, पाइथन इंजन इंस्टॉल हो गया, तुम्हारा प्रो टूल पाइचार्म तैयार है। लेकिन असली काम शुरू करने से पहले एक आखिरी जांच बाकी है। हमें ये पक्का करना है कि सब कुछ एक दूसरे से ठीक से बात कर रहा है ना? एकदम सही। हमें ये वेरीफाई करना होगा कि सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारा सिस्टम कोडिंग के लिए वाकई तैयार है? क्या पाइथन सही ढंग से इंस्टॉल हुआ? चलो पता लगाते हैं। इसे चेक करने के लिए अपनी कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल खोलो।
जब तुम्हें कमांड लाइन दिखे तो ये एग्जैक्ट कमांड टाइप करो, पाइथन, फिर एक स्पेस, फिर 2 हाइफन और फिर वर्जन। समझ गया। पाइथन -- वर्जन टाइप कर रहा हूँ। अगर एंटर दबाने के बाद तुम्हें अपनी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दे, पाइथन 3.12.1, तो बधाई हो। अरे वाह, काम कर गया। यहाँ लिखा है पाइथन 3.12.1। यस, क्वेस्ट कंप्लीट। तुमने अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सफलतापूर्वक सेट कर लिया है। नमस्कार और कोडिंग के इस सफर में सभी का स्वागत है। आज हम कोडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। इसे अपनी पहली खोज, अपना पहला मिशन समझिए। तो चलिए पाइथन की दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, तो इस मिशन के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम ये पक्का करेंगे कि पाइथन सही से इंस्टॉल्ड है या नहीं। दूसरा, हम अपना सबसे जरूरी टूल पाइचार्म हासिल करेंगे। और आखिर में हम कोड की अपनी पहली जादुई लाइन लिखेंगे। तो तैयार हैं? किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे टूल्स तैयार हैं या नहीं, और हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है पाइथन। तो हमारा पहला कदम ये कंफर्म करना है कि पाइथन हमारे सिस्टम पर मौजूद है और काम करने के लिए एकदम रेडी है। ये देखिए, यही हमारा गोल है। स्क्रीन पर कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन का वर्जन दिखा रहा है ना? बस हमें यहीं तक पहुंचना है। ये इस बात का सबूत होगा कि हमारा सेटअप एकदम परफेक्ट है। और इस गोल को पूरा करना बहुत ही आसान है। बस ये 3 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टार्ट मेन्यू में cmd सर्च करके कमांड लाइन खोलें। फिर जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक वैसे ही पाइथन -- वर्जन टाइप करें और एंटर दबा दें। अगर पाइथन का वर्जन नंबर दिखता है तो मिशन का पहला हिस्सा पूरा हुआ। बहुत बढ़िया। अब जब हमारा मेन टूल रेडी है तो हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत है जहां हम अपना कोड लिख सकें और उसे चला सकें। तो चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं और अपना सबसे जरूरी हथियार हासिल करते हैं, पाइचार्म IDE। ये है पाइचार्म। ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसे शॉर्ट में IDE कहते हैं। इसे कोड लिखने के लिए एक पावरफुल वर्कशॉप की तरह समझिए। ये सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये कोड में गलतियां ढूंढने में मदद करता है, तेजी से कोड लिखने के लिए सजेशन देता है और सब कुछ एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज्ड रखता है। पाइचार्म को इंस्टॉल करना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे ही इंस्टॉलर चलाएंगे ये प्रोग्रेस बार दिखाई देगा। ये बस जरूरी फाइलों को सिस्टम में कॉपी कर रहा है। इसमें कुछ पल लग सकते हैं, तो बस इसे अपना काम करने दें। इंस्टॉलेशन के दौरान ज्यादातर टाइम बस नेक्स्ट बटन पर ही क्लिक करना होता है। ये प्रोसेस को बहुत ही सिंपल और फास्ट बना देता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेटिंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रहा आखिरी स्टेप। बस ये पक्का कर लें कि रन पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन वाला बॉक्स चेक्ड है और फिर फिनिश पर क्लिक कर दें। बस हो गया, पाइचार्म अब सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन पूरा होते ही पाइचार्म अपने आप खुल जाएगा और ये वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। यहां से हम अपनी कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रखेंगे। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ये है न्यू प्रोजेक्ट विंडो। अभी के लिए हमें बस अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देना है, जैसे पाइथन प्रोजेक्ट, और फिर नीचे दाईं ओर क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। और इसी के साथ हमारी वर्कशॉप तैयार है। तो मिशन का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा अब आ गया है। सेटअप हो गया, टूल्स तैयार हैं, अब टाइम है अपना पहला जादू चलाने का। मतलब पाइथन कोड की पहली लाइन लिखने और उसे एग्जीक्यूट करने का। स्क्रीन पे देखिए, ऊपर हमने कोड लिखा है प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क्स में एक मैसेज, और नीचे कंसोल विंडो में हमें ठीक वही मैसेज आउटपुट के रूप में दिख रहा है। ये शानदार है ना? हमने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया और उसने उसे फॉलो किया। तो ये प्रिंट आखिर है क्या? ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। फंक्शन मतलब पहले से लिखा हुआ कोड का एक टुकड़ा जो एक खास काम करता है। प्रिंट फंक्शन का काम है स्क्रीन पर कुछ दिखाना, और हम जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं उसे डबल कोट्स यानी कॉमा के अंदर लिखते हैं। अब जब हमने अपना पहला कोड लिख लिया है तो क्यूनोस भाषा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानें जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए पाइथन के इतिहास और इसकी पावर्स की दुनिया में एक क्विक टूर करते हैं। पाइथन की कहानी 1980s में शुरू हुई थी, लेकिन इसे ऑफिशियली 1991 में ग्विडो वैन रोसुम नाम के एक प्रोग्रामर ने दुनिया के सामने लॉन्च किया। मतलब ये लैंग्वेज दशकों से मौजूद है और टाइम के साथ और भी बेहतर होती गई है। पाइथन की असली ताकत इसकी सिंप्लिसिटी और वर्सेटैलिटी है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि ये इंसानी भाषा के बहुत करीब है। इसे सीखना, पढ़ना और समझना वाकई बहुत आसान है,
और इसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने से लेकर साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने और यहाँ तक कि गेम्स बनाने तक हर चीज़ में किया जाता है। मिशन लगभग पूरा हो चुका है। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। इसे इस लेवल का फाइनल बॉस बैटल समझिए। देखते हैं कि हमने इस सफर में क्या-क्या सीखा है। पहला सवाल, जब हम पाइथन में एक कोड फाइल बनाते हैं तो उसे किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? ऑप्शंस हैं .exe, .py, .docx या .pdf। क्या लगता है? सही जवाब है b.py। अगला सवाल हिस्ट्री से जुड़ा है। पाइथन को ऑफिशियली किस साल में लॉन्च किया गया था? थोड़ा सोचिए। सही उत्तर है सी 1991। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है और दूसरा, पाइथन के क्रिएटर थे ग्विडो वैन रॉसम। बहुत बढ़िया, उम्मीद है सबके जवाब सही थे। मिशन कंप्लीटेड। पाइथन की दुनिया में सफलतापूर्वक पहला कदम रख लिया गया है, लेकिन एक असली एडवेंचरर का सफर कभी खत्म नहीं होता। तो अब कुछ साइड क्वेस्ट का टाइम है ताकि इन नई स्किल्स की प्रैक्टिस हो सके। ये रहे अगले टास्क। प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना नाम और अपने शहर का नाम प्रिंट करने की कोशिश करें और जो कुछ भी आज सीखा है उसे याद करते हुए पाइथन की 5 मेन फीचर्स की एक लिस्ट बनाएं। तो पहला पड़ाव पार हो गया है। कोडिंग की पावर अब हमारे हाथों में है। एक सिंपल प्रिंट कमांड से लेकर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने तक का सफर यहीं से शुरू होता है। अब सवाल ये है, इस नई शक्ति के साथ आगे क्या बनाया जाएगा? चलिए आज गोता लगाते हैं एक ऐसी दुनिया में जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि वो काम कैसे करती है। जी हाँ, बात हो रही है इंटरनेट की रहस्यमयी और तेज रफ्तार दुनिया की। कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर एंटर दबाते हैं और पलक झपकने से भी कम वक्त में कोई वेबसाइट लोड हो जाती है, तो उस 1 सेकंड के अंदर असल में होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक शानदार कमाल है। सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड में डेटा का एक नन्हा सा टुकड़ा एक बहुत बड़े ग्लोबल सिस्टम के कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय कर लेता है। ये एक कमाल का सफर है और आज हम इसी सफर के हर एक पड़ाव को करीब से देखेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो विशाल नेटवर्क है जिसे हम सब इंटरनेट कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट है नेटवर्क्स का नेटवर्क। ज़रा इमेजिन कीजिए, दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा जाल, और ये सब एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ पक्के रूल्स फॉलो करते हैं जिन्हें कहते हैं TCP/IP। और यही वो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, वीडियोस देख पाते हैं, दोस्तों से बात कर पाते हैं। बेसिकली हमारी सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज इसी पर चलते हैं, फिर चाहे वो साइंस हो, बिजनेस हो या एंटरटेनमेंट। सच कहें तो ये आज हमारी दुनिया की धड़कन है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हम इस ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ते कैसे हैं? इसके लिए एक तरह का टिकट चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये टिकट मिलता कहाँ से है। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, यानी ISP। ये वो कंपनी है जो हमारे और इंटरनेट के इस बड़े से जाल के बीच में, समझ लीजिए, एक दरवाजे या गेटवे का काम करती है। हमें वेब की दुनिया में ले जाने का रास्ता यही बनाती है। अब ISP हमें इंटरनेट से जोड़ने के लिए कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने के वो जो धीमे वाले डायल अप कनेक्शंस हुआ करते थे, वहां से लेकर आज के सुपर फास्ट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और हाँ, वायरलेस वाईफाई तक। अगर इसे और आसानी से समझना है तो भारत में BSNL और MTNL जैसी कंपनियां ये हिस्टोरिकल रूप से यही काम करती आ रही हैं, हम सबको इंटरनेट की दुनिया से जोड़ने का। ऑलराइट, तो अब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं और अब शुरू होती है डेटा की वो इनक्रेडिबल जर्नी जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये सब होता कैसे है। देखिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है तो वो एक साथ पूरी की पूरी नहीं जाती। सबसे पहले उसे पैकेट्स नाम के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर प्रोटोकॉल नाम के कुछ रूल्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि ये पैकेट्स सफ़र कैसे करेंगे। और आखिर में राउटर्स आते हैं जो ट्रैफिक पुलिस की तरह इन पैकेट्स को उनकी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन प्रोटोकॉल्स के बिना ये पूरा कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। यही वो नियम है जो पक्का करते हैं कि डेटा सेंडर से रिसीवर तक बिल्कुल सही, सलामत और बिना किसी गड़बड़ी के पहुंच जाए।
इंटरनेट की दुनिया में दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, टीसीपी और आईपी। टीसीपी को आप एक रिलायबिलिटी कॉप समझ सकते हैं। इसका काम ये देखना है कि हर पैकेट बिना किसी गलती के अपनी मंजिल तक पहुंचे। और आईपी है एड्रेस एक्सपर्ट। ये हर पैकेट पर सही पता लिखता है और इसका रास्ता तय करता है। सच में ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट टीम बनाते हैं। तो फिर ये राउटर क्या है? ये एक स्मार्ट डिवाइस है जो इंटरनेट पर ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये हर पैकेट पर लिखा हुआ पता पढ़ता है और फिर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट रास्ता चुनता है। हमने आईपी एड्रेस की बात तो कर ली, पर ये असल में दिखते कैसे हैं और इन्हें याद रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? चलिए इंटरनेट की अपनी पर्सनल एड्रेस बुक को समझते हैं। एक आईपी एड्रेस असल में बस नंबर्स का एक सेट होता है, कुछ ऐसा 192.0.2.146। इंटरनेट से जुड़ा हर एक डिवाइस, चाहे वो हमारा फोन हो या किसी वेबसाइट का सर्वर, सबका अपना एक यूनिक पता होता है, बिल्कुल इसी तरह। अब जरा सोच कर देखिए, क्या हर वेबसाइट के लिए ऐसे नंबर्स का सेट याद रखना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल और इम्प्रैक्टिकल हो जाता। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस। इसे आप इंटरनेट की फोन बुक समझ लीजिए। जब हम ब्राउज़र में www.google.com जैसा आसान सा नाम टाइप करते हैं, तो डीएनएस फौरन उसे मशीन के समझने लायक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। बिल्कुल, ये पूरी प्रोसेस कुछ इस तरह काम करती है। हमारा ब्राउज़र डीएनएस से सही आईपी एड्रेस पूछता है और जैसे ही एड्रेस मिलता है, वो इंटरनेट के जरिए सीधा उस वेब सर्वर से कनेक्ट हो जाता है जहां वो वेबसाइट होस्ट की गई है। तो हमारे डेटा पैकेट्स अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ग्रेट। लेकिन रिक्वेस्ट के पूरा होने और वेबसाइट के हमारी स्क्रीन पर दिखने के बीच कुछ और भी ज़रूरी स्टेप्स हैं। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो होता ये है कि जब रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है, सर्वर जो कि एक पावरफुल कंप्यूटर है जहां वेबसाइट का सारा डेटा रखा होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारा ब्राउज़र जैसे क्रोम या सफारी उस सर्वर से डेटा मांगता है और सर्वर उसे वापस भेज देता है। पर एक मिनट, ये जर्नी सिक्योर भी तो होनी चाहिए, और यहीं पर काम आता है HTTPS। ये प्रोटोकॉल हमारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है, मतलब उस पर एक ताला लगा देता है ताकि रास्ते में उसे कोई और पढ़ न सके। तो अगली बार जब एड्रेस बार के पास वो छोटा सा सिक्योर लॉक का आइकन दिखे ना, तो याद रखिएगा वो सिर्फ एक आइकन नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि हमारी इन्फॉर्मेशन सेफ है और HTTPS पर्दे के पीछे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन ये सफ़र हमेशा इतना तेज़ और इतना आसान नहीं था। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में एक नज़र डालते हैं कि इंटरनेट ARPANET से शुरुआत से लेकर आज 5G की स्पीड तक पहुंचा कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है 1969 में ARPANET से, जो असल में एक मिलिट्री प्रोजेक्ट था। फिर आया 1989 जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया और इसने तो सब कुछ बदल दिया। 1991 में पहली वेबसाइट पब्लिक हुई और तब से लेकर आज 4G और 5G तक इसका एवोल्यूशन हमारी दुनिया को लगातार शेप दे रहा है। तो हमने देखा कि कैसे डेटा सिर्फ 1 सेकंड में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोच के देखिए, हम दिन में कितनी बार इंटरनेट यूज़ करते हैं? 100 बार, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं या किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो उस एक क्लिक के पीछे असल में होता क्या है? एक पूरा जादू है ना? तो चलिए आज इसी जादू को डिकोड करते हैं। आप सोचिए, हम ब्राउज़र में कुछ टाइप करते हैं, एंटर प्रेस किया और बूम, पलक झपकाते ही सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर। यह हमारे लिए रोज की बात है, बिल्कुल नॉर्मल, पर इसके पीछे जो प्रोसेस चलता है ना, वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। मतलब जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा होता है। एक सवाल से शुरू होता है, फिर हमें मिलते हैं ढेरों रास्ते यानी सर्च रिजल्ट्स, और उनमें से एक चुनकर हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक। आज ना हम इसी डिजिटल जर्नी के हर छोटे बड़े मोड़ को समझेंगे, लेयर बाय लेयर। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारी इंटरनेट सफारी की, फिर समझेंगे कि एक वेबसाइट असल में है क्या चीज़। उसके बाद हम उसके डिजिटल एड्रेस को डिकोड करेंगे। फिर आएंगे हम एक एक पेज पर
और आखिर में वेब की सीक्रेट लैंग्वेज को क्रैक करेंगे। तो शुरू करें अपना सफर। सबसे पहले चलिए उस जादुई दरवाजे के पास जो हमें इंटरनेट की दुनिया में एंट्री देता है। जी हाँ, हमारा वेब ब्राउज़र। तो ये वेब ब्राउज़र आखिर है क्या? सिंपल भाषा में इसे इंटरनेट की दुनिया में घूमने वाली हमारी पर्सनल गाड़ी समझ लीजिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब की किसी भी गली, किसी भी वेबसाइट तक ले जा सकता है। कुछ पढ़ना हो, देखना हो, सुनना हो, सब इसके जरिए ही तो होता है। हम लोग ज्यादातर अपनी इस गाड़ी को यानी ब्राउज़र को 4 कामों के लिए यूज करते हैं। 1, या तो हमें सीधा एड्रेस पता है तो हम एड्रेस बार में टाइप कर देते हैं। 2, हम गूगल जैसे गाइड से रास्ता पूछते हैं, मतलब कुछ सर्च करते हैं। 3, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लिंक्स पर क्लिक करते रहते हैं। और 4, वहां से कुछ सामान यानी फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल। और ये देखिए, ये हैं हमारी कुछ सबसे पॉपुलर गाड़ियां, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। इनमें से कोई ना कोई तो हम सब यूज करते ही हैं। ये सभी हमें इंटरनेट के इस विशाल हाईवे पर तेजी से दौड़ने में हेल्प करते हैं। ओके, तो गाड़ी के बारे में तो अपन समझ गए। अब बात करते हैं अपनी मंजिल की, यानी वेबसाइट की। आखिर ये होती क्या है, बनती कैसे है? लेट्स फाइंड आउट। एक वेबसाइट को आप एक ऑनलाइन किताब की तरह इमेजिन कीजिए। ये सिर्फ एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये आपस में जुड़े हुए ढेरों पन्नों यानी वेब पेजेस का पूरा कलेक्शन है। जैसे स्क्रीन पर ये पोर्टल देखिए, इसमें एडमिशन का पेज अलग है, रिजल्ट का अलग, नोटिस का अलग, और ये सब पेजेस मिलकर एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं। पता है, हर वेबसाइट ना एक घर जैसी होती है। उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन। घर के अंदर अलग अलग कमरे होते हैं, वो है वेब पेजेस। पूरा सामान एक स्टोर रूम में रखा होता है जिसे हम कहते हैं होस्टिंग यानी सर्वर। और हाँ, घर में घूमने के लिए एक मैप भी तो चाहिए ना, वो होता है हमारा नेविगेशन मेन्यू या इंटरनल लिंक्स। तो चलिए अब उस डिजिटल एड्रेस पे थोड़ा जूम इन करते हैं जो हमें वेबसाइट के दरवाजे तक ले जाता है। इट्स टाइम टू डिकोड द यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में ये इंटरनेट का पोस्टल एड्रेस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर के एड्रेस में हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम और सिटी होता है, यूआरएल के भी कुछ मेन हिस्से होते हैं। इसका सबसे पहला हिस्सा है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब डेटा ट्रांसफर करने के नियम। अगर आपको HTTP दिखे तो समझो ये एक ओपन पोस्टकार्ड जैसा है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। पर अगर आपको दिखे HTTPS तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन एक ऐसे सील्ड एनवेलप में है जो पूरी तरह सिक्योर और एन्क्रिप्टेड है। याद रखिएगा, S का मतलब ही सिक्योर है। अब आता है दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डोमेन नेम। ये वेबसाइट का असली नाम है, उसकी यूनिक पहचान है, जैसे कि google.com या फिर यहाँ rajubodar.rajasthan.gov.in। इंटरनेट पर इस नाम की कोई दूसरी वेबसाइट हो ही नहीं सकती। इट्स वन ऑफ अ काइंड। और आखिर में आता है पाथ यानी रास्ता। ये हमें बताता है कि उस वेबसाइट रूपी घर के अंदर आखिर हमें आगे कौन से कमरे में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ /books लिखा है, इसका मतलब है कि हम सीधे किताबों वाले सेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो पूरे घर को हमने बाहर से देख लिया। अब टाइम है उसके एक कमरे के अंदर झांकने का, यानी एक सिंगल वेब पेज को समझने का। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक वेबसाइट ढेरों अलग अलग वेब पेजों का कलेक्शन है। हर पेज पर कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है या वीडियो भी। और ये सारे पेजेस आपस में लिंक्स यानी धागों से जुड़े होते हैं। पता है, एक वेब पेज बनाना ना थोड़ा थोड़ा एक लेटर लिखने जैसा है। आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले एक भाषा जिसमें आप लिखेंगे, जैसे कि HTML। फिर आपको चाहिए कागज यानी एक टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड। और आखिर में एक पढ़ने वाला चाहिए जो आपकी लिखी हुई बात सबको समझा सके, और वो है हमारा वेब ब्राउज़र। और यही से एंट्री होती है इंटरनेट की सीक्रेट लैंग्वेज की, वो कोड जिस पर पूरा का पूरा वेब टिका हुआ है, HTML। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके नाम से डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये बस एक मार्कअप यानी सजाने वाली लैंग्वेज है। ये ब्राउज़र को बस इतना बताती है कि भाई कौन सी चीज़ हेडिंग है, कौन सा पैराग्राफ है, कहाँ इमेज डालनी है, ताकि पेज ठीक से दिखे। ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा तैयार करती है।
तो ये काम कैसे करती है? सिंपल, HTML छोटे छोटे कमांड्स का इस्तेमाल करता है जिन्हें हम कहते हैं टैग्स। ये टैग्स ब्राउज़र के लिए बस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे हे इसे हेडिंग बना दो, या इसे पैराग्राफ बना दो, या यहाँ पर एक लिंक डाल दो। बेसिकली HTML में दो तरह के टैग्स होते हैं। एक होते हैं कंटेनर टैग्स। इन्हें आप एक सैंडविच की तरह समझिए। एक ओपनिंग टैग होता है जो ऊपर की ब्रेड है, एक क्लोजिंग टैग जो नीचे की ब्रेड है, और सारा कंटेंट बीच में। फिर आते हैं एम्प्टी टैग्स। ये बस एक सिंगल कमांड होते हैं और इन्हें बंद करने की यानी क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। और हाँ, यहाँ एक गोल्डन रूल है, कंटेनर टैग को क्लोज करते वक्त ये / लगाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप ये भूल गए ना तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी पूरी वेबसाइट का डिजाइन गड़बड़ हो सकता है। ये / ही ब्राउजर को बताता है कि ओके, ये वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ खत्म हो गया। तो अगली बार जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करेंगे तो जरूर याद रखिएगा कि उस एक छोटे से क्लिक के पीछे प्रोटोकॉल्स, डोमेन्स और HTML टैग्स की पूरी फौज काम कर रही है। नमस्कार, कभी सोचा है कि अपनी खुद की वेबसाइट बनाना कैसा होता है? मतलब एक खाली पेज से शुरू करके कुछ ऐसा बनाना जो पूरी दुनिया देख सकती है। हाँ, हमेशा से बनाना था अपना कुछ, लाइक एक पर्सनल ब्लॉग या शायद एक पोर्टफोलियो, पर लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। एग्जैक्टली, ज्यादातर लोगों को यही लगता है, पर आज हम इसे पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। हम सिर्फ कोड की पहली लाइन लिखना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि इंटरनेट की इस बड़ी सी दुनिया में खुद को सेफ कैसे रखना है, फ्रॉम कोड टू साइबर सेफ्टी, सब कुछ। तो सवाल यही है, क्या आप इंटरनेट पर अपना खुद का एक कोना बनाना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच? यस, 100%। एक ऐसी जगह जहां अपने रूल्स हों, अपना डिजाइन हो। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए आज हम मिलकर बिल्कुल शुरुआत से ये करना सीखते हैं। लेट्स बिल्ड योर फर्स्ट होम ऑन द इंटरनेट। तो शुरू करते हैं। लेवल 1, बिल्ड योर फर्स्ट वेब पेज। हमारा पहला मिशन है एक खाली स्क्रीन को एक असली लाइव वेब पेज में बदलना। ओके, आई एम रेडी। तो हमारा वेपन ऑफ चॉइस क्या है? हमारा टूल होगा HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो, ये कोई डरावनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये वेब का ब्लूप्रिंट है, वो भाषा जिससे पूरा वेब बना है। और हमारी शुरुआत होगी यहाँ से। ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, कुछ फैंसी नहीं, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं, आपके कंप्यूटर का नोटपैड या टेक्स्ट एडिट भी चलेगा। वेट, सीरियसली? मुझे लगा कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। दिस इज जस्ट एक खाली पेज। एग्जैक्टली, द वेब इज बिल्ट ऑन सिंप्लिसिटी। यही हमारा कैनवस है जहाँ हमारा पहला कोड जिंदा होगा। हर वेब पेज की शुरुआत होती है एक मास्टर कंटेनर से, दी HTML टैग। सोचो, ये आपके घर की बाहरी दीवारें हैं। पेज का हर एक हिस्सा, हर चीज इन्हीं ओपनिंग HTML और क्लोजिंग HTML टैग्स के अंदर रहती है। ओके, तो ये एक बड़े बॉक्स जैसा है। जो भी पेज पर होगा वो इस बॉक्स के अंदर ही होगा। ये ब्राउजर को एक सिग्नल देता है कि हे, आई एम अ वेब पेज, ट्रीट मी लाइक वन। प्रिसाइजली, ये स्ट्रक्चर का सबसे पहला रूल है। अब घर की दीवारें तो बन गई। नेक्स्ट अप, द हेड टैग। ये वेब पेज का बैक स्टेज एरिया है, मतलब ये हिस्सा पेज पर डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। बैक स्टेज मतलब लाइक द डायरेक्टर्स नोट्स। परफेक्ट एनालॉजी। इसमें ब्राउजर के लिए जरूरी जानकारी होती है, जैसे पेज का टाइटल, कैरेक्टर सेट, CSS फाइल्स के लिंक्स, ऑल द टेक्निकल स्टफ जो पेज को करेक्टली काम करने में मदद करता है। और इसी हेड के अंदर हमें मिलता है टाइटल टैग, और ये बहुत जरूरी है। राइट, ये तो मैं जानता हूँ। ये वो टेक्स्ट है जो ब्राउजर के टैब में ऊपर दिखाई देता है ना? करेक्ट। ये आपके पेज की ऑफिशियल आइडेंटिटी है। इससे आपके पेज को एक पहचान मिलती है, और जब किसी के पास 20 टैब खुले हो तो वो इसे आसानी से ढूंढ पाते हैं। इट्स ऑल्सो सुपर इम्पोर्टेंट फॉर सर्च इंजिन्स लाइक गूगल। और फिर आता है बॉडी टैग। ये है मेन शो, द मेन इवेंट। बैकस्टेज प्रेप हो गई, अब स्टेज पर क्या दिखेगा वो सब यहाँ होता है। ओके, सो दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। जो कुछ भी विजिटर को पेज पर दिखता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, सब यहीं आता है। एग्जैक्टली, आपकी सारी क्रिएटिविटी, आपका सारा कंटेंट, वो सब बॉडी के अंदर आएगा। तो सब कुछ एक साथ रखने पर हमारा कोड कुछ ऐसा दिखता है। देखो कैसे HTML और बॉडी दोनों मेन HTML टैग के अंदर नेस्टेड हैं, मतलब उसके अंदर रखे हुए हैं। I see. So HTML is the parent and head and body are its two children. एक फैमिली ट्री जैसा स्ट्रक्चर है। Exactly.
एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन नेगोशिएबल। ये स्ट्रक्चर हर एक वेब पेज का, फ्रॉम गूगल टू योर फर्स्ट पेज, फंडामेंटल बेस होता है। कोड लिखने के बाद सबसे जरूरी काम है इसे सही तरीके से सेव करना। यू कांट जस्ट सेव इट एज अ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। ओ तो क्या करना है? आपको फाइल को हमेशा .html या .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फर्स्ट पेज .html। इसी एक्सटेंशन से कंप्यूटर और ब्राउजर को पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं, बल्कि एक वेब पेज है जिसे रेंडर करना है। और जैसे ही आप इस फाइल को वेब ब्राउजर में खोलते हैं, टडा, वो दैट्स सो कूल, हमारा कोड अब एक असली वेब पेज है। देखिए, टाइटल का टेक्स्ट माय फर्स्ट वेब पेज टैब में दिख रहा है और बॉडी का कंटेंट हेलो वर्ल्ड मेन पेज पर। यही है वो पहला आहा मोमेंट, फ्रॉम अ सिंपल टेक्स्ट फाइल टू अ विजिबल पेज ऑन अ ब्राउजर। यू जस्ट स्पोक द लैंग्वेज ऑफ द वेब। बहुत बढ़िया, हमने अपना पहला वेब पेज तो बना लिया, लेकिन ये पेज आखिर रहता कहाँ है? राइट नाउ ये सिर्फ आपके कंप्यूटर पर है। ट्रू, मेरे दोस्त इसे नहीं देख सकते। तो ये इस बड़े डिजिटल यूनिवर्स का हिस्सा कैसे बनेगा? गुड क्वेश्चन। टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स जूम आउट। चलिए अब उस बड़े डिजिटल यूनिवर्स को समझते हैं जिसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी कहानी शुरू हुई 1969 में ARPANET से, जो इंटरनेट का एक रिसर्च प्रोजेक्ट, एक शुरुआती रूप था फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक यूज। ओके, तो मतलब इंटरनेट इतने सालों से है? द इंटरनेट, यस, बट द वेब एज वी नो इट, वो असली क्रांति तो 1989 में आई, जब सर टिम बर्नर्स-ली ने एक ब्रिलियंट आइडिया प्रपोज किया, द वर्ल्ड वाइड वेब, इन्फॉर्मेशन को लिंक करने का एक तरीका। और आज ये एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो हम सबको जोड़ता है। तो एक बात साफ कर लेते हैं, बिकॉज पीपल ऑफन कंफ्यूज दिस। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज नहीं है। रियली? मुझे तो लगता था वो एक ही है। इंटरनेट असल में वो विशाल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे सबमरीन केबल्स, सैटेलाइट्स, राउटर्स और सर्वर्स जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ते हैं। ये एक नेटवर्क का नेटवर्क है। इट्स द हार्डवेयर, द रोड्स। And the World Wide Web is the information on that internet. It's the collection of web pages. तो अगर इंटरनेट सड़कें हैं, तो वेब उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां और दुकानें हैं। Got it? और इस इंफ्रास्ट्रक्चर तक हम पहुंचते कैसे हैं? एक ब्राउजर के थ्रू, राइट? एग्जैक्टली। आपका क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी, ये वो ऐप्स हैं जो वेब पर जानकारी को हमारे लिए दिखाते हैं। They fetch the HTML files and render them. ये इस डिजिटल दुनिया में हमारी खिड़की की तरह हैं। वेब को बनाया तो टिम बर्नर्स-ली ने, पर इसके नियम कौन बनाता है ताकि ये केओस में ना बदल जाए? गुड क्वेश्चन। इज देयर लाइक अ वेब पुलिस? नॉट एग्जैक्टली पुलिस, बट गार्डियंस। ये काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी W3C। टिम बर्नर्स-ली इज स्टिल इन्वॉल्व्ड। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो HTML, CSS जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, ताकि वेब सबके लिए एक जैसा, ओपन और एक्सेसिबल रहे। अब जब हम वेब पर कुछ बना रहे हैं एंड दी अंडरस्टैंड द मैसिव ओपन नेटवर्क इट्स पार्ट ऑफ, तो ये जानना भी जरूरी है कि खुद को सुरक्षित कैसे रखें, राइट? क्योंकि इतने सारे लोग ऑनलाइन हैं तो कुछ खतरे भी होंगे। एग्जैक्टली। बनाने की पावर के साथ आती है सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो चलिए बात करते हैं अपनी डिजिटल शील्ड की, यानी साइबर सिक्योरिटी की। सबसे पहले, व्हाट इज साइबर सेफ्टी? साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फायरवॉल्स नहीं है। तो फिर क्या है? इट्स अ माइंडसेट, इट्स अबाउट बिहेवियर। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करना। ये उन आदतों के बारे में है जो ऑनलाइन रहते हुए आपको और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखती हैं। तो ऑनलाइन क्या कभी नहीं करना चाहिए? लेट्स रन थ्रू द एब्सोल्यूट बेसिक्स। फर्स्ट, never ever share your password or OTP. They are the keys to your digital life. ये तो obvious है, पर लोग फिर भी करते हैं। What about pirated software? बहुत लोग free games और movies के लिए यूज करते हैं। And that's a huge risk. हम अभी बात करेंगे कि क्यों। Also, किसी अनजान की USB ड्राइव इस्तेमाल ना करें। अफवाहों पर भरोसा ना करें। Always verify. और हमेशा अपना कंप्यूटर प्रॉपर्ली शट डाउन करें। और इन नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। वो फ्री पायरेटेड सॉफ्टवेयर, इट कैन कम विद हिडन मैलवेयर जो आपके बैंक पासवर्ड्स और पर्सनल डेटा चुरा सकता है। वो एंड द USB ड्राइव, एक रैंडम USB ड्राइव जो कहीं पड़ी मिली हो, उसमें एक वायरस हो सकता है
जो प्लग इन करते हैं आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर दे। और कंप्यूटर ठीक से बंद न करने पर, अगर आप किसी पब्लिक नेटवर्क पर हैं, तो कोई और उसे रिमोटली एक्सेस कर सकता है। हर एक्शन का एक नतीजा होता है। ठीक है, आपने बनाना सीख लिया, द यूनिवर्स ऑफ द वेब समझ लिया और खुद को सुरक्षित करना भी सीख लिया। अब है फाइनल बॉस लेवल, अ क्विक नॉलेज चेक। ओके, ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी। लेट्स सी क्या क्या याद है। पहला सवाल, वर्ल्ड वाइड वेब किस साल में बना था? योर ऑप्शंस आर 1969, 1989 और 1983। 1969 तो ARPANET था। So, I'm going with B, 1989. And that is absolutely correct. 1989 by Sir Tim Berners-Lee. अगला सवाल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वेब के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है? TCP, HTTP या W3C? Oh, the guardians of the web. That's easy. It's C, W3C. Perfect. The World Wide Web Consortium. You're on a roll. All right, last challenge, rapid fire round. मैं acronym बोलूंगा, आप full form बताएंगे. Ready? www. वर्ल्ड वाइड वेब, W3C. वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, URL. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। You got it. Uniform Resource Locator. बहुत अच्छे। कभी सोचा है कि आपका फोन आपका चेहरा देखकर कैसे खुल जाता है? या फिर नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आपको अगली कौन सी फिल्म पसंद आएगी? इन सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। AI को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन सोर्सेस से जानकारी इकट्ठा की है। तो चलिए देखते हैं कि वो इस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि AI असल में है क्या? हम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ देखते हैं? इसके फ़ायदे क्या हैं? और हाँ, हमें किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है? और आखिर में हम सारी ज़रूरी बातों को फटाफट से रिकैप भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? इसे ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। AI का मेन गोल है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की ताकत देना। ये सिर्फ कोड की कुछ लाइंस नहीं है, ये असल में चीज़ों को समझने के बारे में है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है अनुकरण, मतलब नकल करना। AI सिर्फ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, वो सीखता है, बिल्कुल उस कंप्यूटर की तरह जो शतरंज खेलता है और हर गेम के साथ और बेहतर होता जाता है। देखिए, AI एक अकेले टूल जैसा नहीं है, ये एक पूरा टूल बॉक्स है। इसमें मशीन लर्निंग है जो इसे सीखने में मदद करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिससे सिरी या एलेक्सा हमारी भाषा समझ पाते हैं, और कंप्यूटर विजन है जो इसे तस्वीरें और वीडियोस को देखने और समझने की शक्ति देता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत कूल लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में अपनी डेली लाइफ में AI को इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो अब देखते हैं कि AI असल में काम कहाँ कर रहा है। आपको बता दूं, हेल्थ केयर से लेकर खेती तक यह हर जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। चलिए कुछ मज़ेदार उदाहरण देखते हैं। यहाँ 5 ऐसे बड़े फील्ड्स हैं जहाँ AI एक क्रांति ला रहा है: हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, रिटेल और एग्रीकल्चर। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा करीब से देखते हैं। हेल्थ केयर में AI कमाल कर रहा है। ये एक्सरे और MRI जैसी मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करके डॉक्टर्स की मदद कर रहा है ताकि बीमारियां जल्दी और ज्यादा सही तरीके से पकड़ी जा सकें। और इंडस्ट्री में, वहां ये फैक्ट्रियों में मुश्किल से मुश्किल काम को ऑटोमेट कर रहा है, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और सेफ्टी भी। रिटेल सेक्टर की बात करें तो AI कस्टमर्स के शॉपिंग पैटर्न को समझकर उन्हें पर्सनल रिकमेंडेशन देता है। और सोचिए, एग्रीकल्चर में भी ये किसानों को फसल बेहतर तरीके से उगाने में मदद कर रहा है, यहाँ तक कि मौसम की आपदाओं की भविष्यवाणी भी कर सकता है। एजुकेशन के फील्ड में भी AI का एक बहुत ही यूनिक रोल है। ये हर एक स्टूडेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान बना सकता है, मतलब हर कोई अपनी रफ्तार से सीख सकता है। कितना बढ़िया है ना? तो अब तक हम ये तो जान गए हैं कि AI क्या क्या कर सकता है। तो चलिए अब इसके कुछ कमाल के फायदों के बारे में बात करते हैं। आप चाहें तो इन्हें AI की सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। तो AI के 5 मेन फायदे हैं। पहला, ये बहुत ही तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकता है।
दूसरा, ये अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाता है। तीसरा, ये बिना थके लगातार काम कर सकता है। चौथा, ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है। और पांचवां, इसे लगभग किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वो पॉइंट है जो एआई को इतना खास बनाता है कि ये सीखता है। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट हो जो हर काम के साथ और ज्यादा होशियार होता जाए। यही तो एआई की असली ताकत है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इतने सारे फायदों के साथ साथ हमें एआई से जुड़े कुछ खतरों और चिंताओं को भी समझना होगा। तो हमें फायदों को जोखिम के सामने रखकर तौलना होगा। एक तरफ स्पीड और इनोवेशन है, तो दूसरी तरफ प्राइवेसी, क्रिएटिविटी और जॉब्स को लेकर भी चिंताएं हैं। चलिए, इन जोखिमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि एआई बहुत सारा पर्सनल डेटा इकट्ठा करता है। और हाँ, एआई तर्क तो कर सकता है, लेकिन उसमें वो इंसानी समझ और एहसास नहीं होता। तकनीकी गड़बड़ियां भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं, और हमें इस बात पर भी सोचना होगा कि इसका नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है सब कुछ एक छोटी सी समरी में समेटने का, जो आपको सबसे जरूरी पॉइंट्स याद रखने में मदद करेगी। ये टेबल सब कुछ एक ही जगह पर बता देती है। इसका मेन काम क्या है? इंसानी दिमाग की नकल करना। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हेल्थ से लेकर खेती तक, हर जगह। सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसकी स्पीड और सीखने की क्षमता। और सबसे बड़ी चिंता, प्राइवेसी और जॉब्स। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, एआई आखिर में एक टूल ही है। इसे हमने बनाया है, और इसका भविष्य क्या होगा ये भी हमारे ही हाथों में है। तो असली बात यह है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम यानी इंसान इसे किस दिशा में लेकर जाते हैं। सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एआई का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। ये इस बारे में है कि हम एक समाज के तौर पर क्या बनाना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि हमें एआई से क्या करवाना चाहिए। Subscribe the channel for computer classes.